आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार, कैसे हो तुम लोग? हाउ आर यू अर्जुनास? कैसे हो? ओके, सो हम भी तुम्हारे चैट पढ़ रहे थे। मुझे चैट पढ़ने में बहुत मजा आता है, चाहे वो मेट्रो में किसी के फोन में झांकने का हो। अब मैं गया ना एक बार एक दुकान पे, तो वहां पर लोग क्या लगा रहे थे, वो टेम्पर्ड ग्लास नहीं आता, लगवा रहे थे। तो उसमें एक टेम्पर्ड ग्लास मिल रहा था, कह रहा था कि सर वो प्राइवेसी वाला है, इसमें साइड से नहीं दिखेगा, चैट कोई देख नहीं पाएगा टेढ़ा। मैं कहा यार ऐसे प्रोडक्ट क्यों बनाते हो? तो मुझे तो मजा आता है लोगों के चैट ऐसे। जब भी मेट्रो में चलता था पहले ना, तो ऐसे बगल में ऐसे नजर गड़ा के ऐसे देख लेता था क्या बात चल रही है। बहुत आनंद आता था चुपके से दूसरों का चैट ऐसे पढ़ने में। अब ऐसे टेम्पर्ड ग्लास आ गए यार कि दिखता ही नहीं साइड से, बताओ तो हद हो गई है। ठीक है। बच्चों के चैट आके पढ़ता हूँ कि क्या बतिया रहे हैं सब। आप लोगों के चैट देखता रहता हूँ मैं, पहले आके बैठ जाता हूँ और बताता नहीं कि मैं आ गया हूँ, चैट पढ़ता रहता हूँ। मजा आता है ना हम लोग को बवाल में दूसरों के। हाँ, कहते ना कि ह्यूमन सोसाइटी बनी ही इसीलिए क्योंकि हम लोग गॉसिप करने लगे। गॉसिप इज द मेन रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, द सोसाइटी दैट वी सी टुडे। है ना, वो बवाल जो नहीं होता है, वही कारण है कि हम लोग जो है बन गए ऐसे ही। हाँ, करा करो बकवास, जीवन में बहुत जरूरी है। दूसरों में खूब इंटरेस्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेना भी चाहिए। चलो, सो एक लड़का था कर रहा था, सर नया टॉपिक शुरू करो आज। क्यों भैया, पिछला खत्म हो पहले। देखिए एक टेंटेटिव शेड्यूल हमने बनाया है, अब एक दो क्लास ऊपर नीचे होती रहेगी डिपेंडिंग ऑन द डिस्कशन। ये लाइव क्लासेस है बेटा, लाइव क्लासेस। तो एवरेज में 5 क्लास में खत्म करने का प्लान था, नहीं हो पाया क्योंकि तुम लोग ज्यादा सवाल पूछने लगे, तुम्हें समझाने में वक्त लग गया। तो 7 क्लास हो रही है, दिक्कत क्या है इसमें? है ना, ये तो खुशी की बात है ना। ठीक है, तो जितने क्लास का टेंटेटिव शेड्यूल है वहां से एक दो ऊपर नीचे चलता रहेगा। जब ये खत्म होगा तब अगले पे जाओ। बिना खत्म के दूसरे पे कूदने का मन कर रहा है तुम्हारा कि नया टॉपिक शुरू करो। क्यों शुरू करें नया टॉपिक? कल से शुरू होगा नया टॉपिक रेशियो। चलो, प्रैक्टिस कौन सी बुक से करें? अब आ रही है हमारी किताब, उसी से करना। ठीक है, ओके। चलो, आप पहले सवाल पे फोकस करो, सारे लोग अर्जुन बन जाओ। अर्जुन मोड एक्टिवेट करो तुम लोग का। ठीक है, जैसे फोन में मोड नहीं होते हैं, साइलेंट मोड, फोकस मोड, ऐसे ही अर्जुन मोड एक्टिवेट होना चाहिए। जैसे क्लास मेरी शुरू हो जाए उसके बाद अर्जुन मोड ऑन करो और चुपचाप डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर सवाल पढ़ो। कह रहा जो एवरेज टेम्परेचर है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का वो 600 है। एवरेज टेम्परेचर जो है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे का वो 630 है। जो रेशियो है टेम्परेचर का मंडे और फ्राइडे का वो 21:25 है। हमें बताना है कि टेम्परेचर फ्राइडे का कितना होगा। अब देखो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को अगर मैं ऐसे लिखूं तो बुरा मत मानना। मैं लिख रहा हूं 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये हफ्ते के 4 शुरू के दिन हो गए। दूसरा यहां कह रहा है औसत आपका 600 है। अगले केस में क्या बोल रहा है, ट्यूसडे यानी डे 2, डे 3, डे 4 और एक दिन कौन सा आ गया, फ्राइडे, डे 5। यहां का औसत बोल रहा है 630 है। क्या इस केस को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक हमारे पास 4 लोगों का ग्रुप था और यहां भी 4 लोगों का ही ग्रुप है। डे 1 को भगाया और डे 5 को लेके आए, रिप्लेसमेंट केस हुआ, एक गया एक आया। और इस प्रोसेस में हुआ क्या कि मेरा जो औसत है वो 30 से इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब आपको याद है ये केस कैसे डील होता था? बढ़ा इसका मतलब जो आया है और जो गया है, इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है? आप कहोगे औसत अगर 30 से बढ़ा है और 4 लोग हैं तो इनके बीच का अंतर कितने का है? 120 का होना चाहिए। और वो भी प्लस 120 का। औसत बढ़ा है 30 इंटू 4 120 का। सरप्लस जब डे 5 लेके आएगा डे 1 के कंपैरिजन में, तब औसत मेरा 30 से बढ़ेगा। ये तुम्हारा फ्राइडे है, ये तुम्हारा मंडे है, ये 120 के बराबर है। क्वेश्चन में एक बात और बोली है कि मंडे और फ्राइडे का जो रेशियो है वो 21:25 है। आप मंडे को मान सकते हैं कितना, 21x। जब रेशियो पढ़ लोगे तो x मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे बोलेंगे 25 - 21, 4 यूनिट 120 के बराबर है, 1 यूनिट 30 के बराबर है। 1 यूनिट 30 के बराबर है तो फ्राइडे का टेम्परेचर इसका 30 गुना होगा। ठीक है, 30 गुना करेंगे 21 तियां, नहीं 1 मिनट, 25 4 बनेगा, 4 से 30 बनेगा। 120 कहां से आया बेटा, 4 लोग है ना, औसत 30 से बढ़ गया। 4 लोगों का औसत 30 से अगर बढ़ेगा तो हमें सरप्लस चाहिए कितने का, 120 का। ठीक है, तो 25 इंटू 30 में 750 निकालना है, राइट। ये 120 के बराबर है। यहां से आपको मिलेगा 4x = 120। x की वैल्यू हो गई आपकी 30। फ्राइडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 25x। और 25x का मतलब हो गया 25 इंटू 30, 750। ठीक है, तो ये देखो रिप्लेसमेंट केस से कितना बढ़िया तरीके से सवाल हो गया। जब आप रेशियो पढ़ लोगे तो आप इसको ऐसे ही बोलोगे कि ये 25 यूनिट है, ये 21 यूनिट है, तो आप बोलोगे ऐसे 4 यूनिट 120 के बराबर है, 1 यूनिट आपका 30 के बराबर हो गया। और चूंकि फ्राइडे 25 यूनिट है तो फ्राइडे की वैल्यू 25 इंटू 30 हो जाएगी 750। जब रेशियो पढ़ लोगे तो एक्स नहीं लिखना पड़ेगा, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। यार 120 कहां से आया, फिर से समझो। इक्वल रिप्लेसमेंट का केस मैंने थियरी में पढ़ाया हुआ है कि 4 लोग हैं, 4 लोगों में से एक गया और एक आया, और अगर औसत 30 से बढ़ रहा है 4 लोगों का तो ग्रुप में 120 का सरप्लस चाहिए, 4 इंटू 30 का, तभी औसत 30 से बढ़ सकता है। तो ये सरप्लस कैसे आया, 5 आया और 1 गया, इन दोनों का अंतर ही 120 के बराबर होना चाहिए। अगर आप इसको इक्वेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन से ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे,
ये वैल्यू आपकी होगी 600 इंटू 4, इक्वेशन नंबर 1। फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 630 इंटू 4। फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस माइनस दिस कर लो, 2 और 1 लिखो, और हम करेंगे अब 2 माइनस 1। अगर हम 2 माइनस 1 करेंगे तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, इससे कटेगा, अल्टीमेट वैल्यू बचेगी फ्राइडे माइनस मंडे, और ये वैल्यू हो जाएगी 4 कॉमन हो जाएगा, 630 माइनस 600। ये वैल्यू क्या आई अल्टीमेटली 4 इंटू 30 ही आई। लेकिन जब आप इस तरह से सवाल करते हो तो सवाल में कोई कनेक्शन नहीं महसूस होगा आपको, आप तो बस प्रोसेस लिखते जा रहे हो। हमने भी यही लिखा है, एफ माइनस एम कितना लिखा है, 120 लिखा है, लेकिन हमने कैसे लिखा है, पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखा है इस चीज को सीधा कि 120 का सरप्लस होना चाहिए। इक्वेशन भी वही काम करेगा, ज्यादा लिखोगे और समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस स्टेप्स रटे हैं, उसमें वैल्यू रखोगे आ जाएगा। तो जब आप चीजों को समझ के करते हैं तो वो सवाल लाइव हो जाता है, एक्टिव मोड में होता है, ये पैसिव मोड है सवाल को करने का। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, आप सवाल को थोड़ा यार ज्यादा कई लोग सोचने लगते हैं। जैसे एक बच्चा कोई कह रहा है कि 720 नहीं, क्या करो, अच्छा अब ये मत सोचना इमोशनल होके कि यार सर 750 डिग्री अगर तापमान हो गया तो हम मर नहीं जाएंगे, 750 डिग्री तापमान कैसे हो सकता है, सवाल गलत है। वहां उसने यूनिट लिखी भी नहीं कि कितनी डिग्री है, हो सकता है कोई और टेम्परेचर स्केल हो, हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। गणित में इमोशनल नहीं हो जाना है, ठीक है, इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, एक चीज और आप बोल सकते थे कि यार 25 21 25 है, मेरा आंसर 25 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 25 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है 700 भी है। पहली बात तो ये बात बोल नहीं सकते, और दूसरा मैंने तुम्हें आगाह भी किया है कि मल्टीपल हमेशा होना जरूरी नहीं है, मल्टीपल हमेशा होना आवश्यक नहीं है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? रिप्लेसमेंट एक बार रिपीट कर लीजिए ऋषु जी, प्लीज थियरी ठीक से रिवाइज करिए प्लीज, है ना? ठीक, रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे समझाया हुआ है, अगर आप थियरी एक बार समझ लोगे तो सवाल ठीक से समझ में आएंगे आपको। एक बार थियरी को वापस से अच्छे से रिवाइज करिएगा, बाकी मैंने ट्रेडिशनल भी करा दिया जाए, और क्लास के अंत में आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। मात्रा सवाल देखिए, बड़ा सवाल है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पैसेज पढ़ने की भी आदत बनेगी तुम्हारी। विराट के ओपिनियन में उसका जो वजन है वो 65 किलो है, लेकिन 72 किलो से कम। और ऐसा ही सवाल जहां तक मुझे पता चला है किस साल पूछा गया है, सीजीएल में, राइट, प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ इस प्रकार का एक सवाल था। ठीक है, और ये मेरी शीट में सवाल कई सालों से चल रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाता ऐसा हूं कि थोड़ा सवाल ऐसे होने चाहिए जो फ्यूचर में आए। तो शायद ऐसा सवाल एग्जाम में आया, कोई मुझे बता रहा था, अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। विराट के ओपिनियन में उसका वेट 65 किलो से ज्यादा है लेकिन 72 किलो से कम है। तो ये विराट का अपना ओपिनियन है कि मेरा वजन 65 से ज्यादा है और 72 से कम है, ये इनका एक ओपिनियन है। दूसरा, उसका दोस्त उससे एग्री नहीं करता है, दोस्त एग्री नहीं करते हैं विद विराट, एंड ही थिंक्स दैट विराट का वेट 60 से बड़ा है लेकिन 70 से कम है। तो विराट का जो फ्रेंड है वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ये 60 से बड़ा है और 70 से कम है, ये दूसरा ओपिनियन है। तीसरा ओपिनियन है कि उसकी जो पत्नी है उसका जो व्यू है कि उसका जो वेट है वो 68 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। तो विराट की पत्नी का जो कथन है उससे यह है कि 68 केजी से लेस है या इक्वल है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये 3 कंडीशंस आपके पास हैं। आपसे कह रहा है कि अगर तीनों करेक्ट हैं तो इस एस्टिमेशन में हमें यह बताना है कि जो एवरेज होगा डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स जो विराट के होंगे उसका औसत क्या होगा, डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स। अगर तीनों सही है तो जो भी संभावित वजन हो सकते हैं विराट के, उनका औसत बता दो कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। आप मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर हम तीनों सिचुएशन को ध्यान से देखें तो मुझे लोअर लिमिट क्या लेनी पड़ेगी, 65। भाई 60 से बड़ा नहीं बल्कि 65 से बड़ा बोलना पड़ेगा, तब ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। जो 65 से बड़ा होगा वो 60 से बड़ा तो होगा ही, ये गलत नहीं होगा। अपर लिमिट में हमें 68 को ही डालना पड़ेगा, 72 और 70 तक हम नहीं जा सकते। तो एक्चुअल अगर तीनों करेक्ट है ना तो ये विराट के वजन का क्या होगा, रेंज होगा। अब यहां से कितनी संभावनाएं बनी, 65 से बड़ा क्या हो सकता है, 66 66 67 और 68 के बराबर भी हो सकता है। मुझे इन तीनों का औसत निकालना है, इन तीनों का औसत क्या होगा, 67 केजी होगा। कैसे बोल दिया मैंने तुरंत, आप खुद देखो कि ये एक कंजिक्यूटिव नंबर की सीरीज है, एपी है, 3 टर्म्स है, मिडिल टर्म हमारा औसत होता है, 67 हमारा औसत होगा। पर इस सवाल में एक छोटा सा फ्लॉ है, और छोटा सा फ्लॉ ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वेट्स इंटीजर में ही होंगे। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 65 से बड़ा तो 65.01 भी हो सकता है, 65.02 भी हो सकता है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है कि वेट्स इंटीजर में। तो ये एक कंडीशन इस क्वेश्चन में होनी चाहिए, अदरवाइज इस सवाल में अनगिनत वैल्यूज हो जाएंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनफाइनाइट हो जाएंगे। वी कैनॉट मार्क द आंसर इन दैट केस। तो ये जब कहोगे आप कि इंटीजर वेट ही लेना है तभी हम 66 67 68 लेंगे, वरना 65 से 66 के बीच में ही इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो एक पॉइंट यहां पर ऐड करना है इस क्वेश्चन में जो होना चाहिए, जो कि दिया नहीं हुआ है, वो पॉइंट ये है कि वेट्स आर इन इंटीजर्स, पूर्णांक ही होंगे वेट, ये आपको एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, ये दिया होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर से कुछ लोग कह रहे हैं 60 क्यों नहीं ले सकते हैं? यार एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बोलूं कि तीनों सही बोल रहे हैं, तीनों सही हैं,
60 ले लो जरा, यहां जाओगे, ये कह रहा है 65 से बड़ा है, तुमने 60 ले रखा है, गलत हो गया ना ये। 3 लोग हैं और कह रहा है कि तीनों सही हैं, तो मुझे एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, मुझे एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो तीनों स्टेटमेंट को ट्रू बोले। जब आप ये रेंज ले रहे हो तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। वो एक पर्टिकुलर वैल्यू जो इस रेंज में है उसके लिए तीनों कंडीशन ट्रू है, तीनों सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपने 60 ले लिया तो ये गलत हो गया, 65 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें वो वैल्यू चुननी है जिसमें तीनों कंडीशंस ट्रू हो, और वो ये कंडीशन है कि लोअर लिमिट 65 से बड़ी हो, अपर लिमिट 68 या उसके बराबर हो। तो 3 ही संभावनाएं हैं, और 3 संभावनाओं का जो औसत है वो 67 kg है। आप चाहो तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको समझ लेना, इसका बार बार रिवीजन करना। ऑल ट्रू का मतलब तीनों में से कोई गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कुछ लोग कह रहे हैं 66 भी तो हो सकता है ऑप्शन में हो, कहां 66 ऑप्शन में भी वाली बात तो नहीं है। और औसत 66 कैसे हो सकता है आपका? 67, 67, 68 3 वैल्यूज आए, का औसत पूछ रहा है। जो अलग अलग संभावित मान है उसका औसत बता दो, तो औसत 66 थोड़े ना होगा, औसत आपका 67 ही होगा। 3 वैल्यूज लिख दी, औसत निकालना है, 67 होगा ना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। एवरेज एजेस का एक आदमी का और उसका इकलौते जो बच्चे का है, वो कह रहा है एक्सीड करता है एवरेज एजेस ऑफ हिज वाइफ एंड हिज सन बाई 25%। द एज ऑफ हिज सन इज 30 years लेस देन द एज ऑफ हिज वाइफ whose age is 10 years less than his age। तो कहानी क्या है, देखो यहां 3 लोग हैं, कौन कौन है? फादर, वाइफ और सन। अब जो जो लिखा है मैं सब लिखूंगा। फादर यानी मैन, मैन को मैंने फादर लिखा है, और उसके सन का जो औसत है वो ये है। ये कह रहा है उसकी वाइफ और सन का जो औसत होगा ये होगा, इससे 25% ज्यादा है। कोई भी चीज अगर 25% ज्यादा होती है तो वो 5/4 गुना होती है। 25% ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब होता है +1/4। यानी कोई वैल्यू मेरे पास अगर 4 है और वो 5 हो जाए, या हम कह लें कि हमारी वैल्यू 5/4 गुना हो जाए, तो कोई चीज 5/4 गुना होती है तो वो 25% ज्यादा होती है। तो ये एक इक्वेशन आपको मिली पहली। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपका 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, और आपको यहां पर मिलेगा 4 टाइम्स फादर प्लस सन इज इक्वल टू 5 टाइम्स वाइफ प्लस सन। एक इक्वेशन है आपके पास। आगे आपसे कह रहा है, एक कंडीशन और दी है कि उसकी जो सन की उम्र है वो 30 साल कम है उसकी पत्नी की उम्र से, जो कि 10 साल कम है, जो कि 10 साल कम है उसकी एज से। तो एक काम करते हैं, सन की एज को मैं ऐसी रहने देता हूं। वाइफ की एज कितनी है? सन +30 है। फादर की एज कितनी है आपको पता है? सन +40 है, क्योंकि वो वाइफ से भी 10 साल बड़ा है। ये ओवरऑल इक्वेशन हो गई, एस आपको निकालना है। तो आप कहोगे यहां पर बनेगा 4 और 5 कंबाइन करके इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको। ये 40 + s है, या s + s + 40 लिखा, तो ये हो गया 4 × 2s + 40 इज इक्वल टू 5 × 2s + 30। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये हो गया 2s इज इक्वल टू 160 - 150। s की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 5। ये ऑप्शन। अभी सवाल में इक्वेशन बना के करना था, सवाल में कोई ऐसा रॉकेट साइंस प्रश्न नहीं है, और इक्वेशन बना के इसको आप सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर है? हाँ जी प्लीज। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया, इक्वेशन बनाया हो गया। एक बार और घर पे देखना चंदन जी, कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ इक्वेशन बनाई है मैंने, या तो क्लास के अंत में पूछ लेना, आप फिर से बता दूंगा। 14वां सवाल देखिए। अनूप 3/2 गुना कमाता है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में देन हिज एवरेज अर्निंग ऑफ ₹600 पर मंथ इन द रेस्ट ऑफ द मंथ। तो उसकी जो सेविंग है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में वो 5/4 गुना है रेस्ट ऑफ द मंथ की जो सेविंग का औसत है इतना औसत। आपको बताना है कि जो एवरेज एक्सपेंडिचर है पर मंथ वो कितना है। इस सवाल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं क्या है। पहले तो हमें समझना है कि भाई इनकम जो होती है, इनकम का मतलब होता है आय, ठीक है। सबने शब्द सुना होगा इनकम, इनकम टैक्स। अब इनकम का कुछ हिस्सा आप खर्च कर देते हो, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंस भी बोल सकते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं व्यय। इसके बाद जो चीज बचती है उसको हम बोलते हैं सेविंग। बहुत कॉमन चीज है, सेविंग का मतलब होता है बचत। तो आपका इनकम क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर है। ये जानकारी आपको चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। ये जानकारी हमें चाहिए, इसी का इस्तेमाल करेंगे। आगे आ जाओ। अब कह रहा है अनूप की जो अर्निंग है वो 3/2 गुना है टाइम्स इन जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर। तो देखो मैं लिख रहा हूं जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये 4 महीने हो गए। तो कह रहा है अनूप का जो इनकम है इन महीनों में, ओके,
वो 3/2 गुना है 600 रुपए का, तो 600 का 3/2 बताओ जरा कितना होगा। आप कहोगे यहाँ 600 लिखेंगे, यहां पर हम 3/2 लिखेंगे, तो 600 और 3/2 अगर निकालोगे आप तो 2 3 6 3 तरीका 9, ये 900 आ गया। जो रेस्ट मंथ्स हैं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रेस्ट 8 मंथ्स जो है आपका, वहां पर ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 600 के बराबर है। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन राइट। ये कौन सा डेटा है, ये इनकम है, तो मैं इसको लिखूंगा कि ये हमारा इनकम का डेटा आ गया। अब आगे बात कर रहा है सेविंग का, सेम महीनों में, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर। तो अगर हम सेविंग की बात करें तो सेविंग के बारे में भी कुछ ऐसी बात बोली गई है कि जो सेविंग है इसका, ये यहां 400 है, इसका 5/4 गुना है, तो यहां कितना है 500 है। आपसे पूछ रहा है कि मुझे हर महीने का ओवरऑल एवरेज एक्सपेंडिचर बता दो कितना है, एवरेज एक्सपेंडिचर बताना है। तो पहला काम हमें तो बेटा ये करना पड़ेगा कि एक तो हमें एवरेज इनकम चाहिए, एवरेज सेविंग चाहिए, इसको घटाएंगे तो हमारा एवरेज एक्सपेंडिचर आएगा। या फिर हम ऐसा करें, टोटल इनकम निकाल लें, टोटल सेविंग निकाल लें, घटा के 12 से डिवाइड कर लें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो तरीका समझ में आया कर लो। तो तरीका कैसे लगाते हैं, सेविंग कैसे है, सवाल में दिया हुआ है कि उसकी जो सेविंग है इन 4 महीने में, ये बाकी के 8 महीनों में 400 दिया हुआ है, उसका 5/4 है, 5/4 का मतलब 500। तो कैसे करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं सिंपल, कि हम कहेंगे कि भाई हमारे टोटल इनकम कितना है। आप कहोगे इंटू 4 इंटू 8, ये हमारी टोटल इनकम होगी। अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल इनकम मिल जाएगी। यहां ये बनेगा इंटू 4 और यहां बनेगा इंटू 8, क्या ये टोटल सेविंग बन गई, यस। अगर मैं इनकम में से सेविंग घटा दूं तो क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा टोटल, ऐसे ही घटा लो। 900 इंटू 4 है, 500 इंटू 4 है, घटाओगे तो ये बनेगा 400 इंटू 4 प्लस 600 इंटू 8 है, 400 इंटू 8 है, ये मिल जाएगा आपको 200 इंटू 8। ये जो है वैल्यू, ये आपकी टोटल एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 1600 और यहां बनेगा 1600, ये वैल्यू हो गई हमारी 3200। अब अगर मुझे मंथली एक्सपेंडिचर चाहिए पर मंथ, 12 से डिवाइड कर लें। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 3200/12। ये मुझे सॉल्व करना है, 4 से डिवाइड कर लूं 800/3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18, 10.66 आपकी वैल्यू हो गई। आंसर हो गया मेरा ए, 266.66। सिंपल सा सवाल है। 900 तो 4 महीने का ही तो है, तो 4 महीने से तो गुणा किया बेटा मैंने। 900 एवरेज है 4 महीने का औसत, माइनस इसलिए हुआ कि इनकम में जब सेविंग घटाओगे तो एक्सपेंडिचर मिलेगा। यहां से देखो क्या है, मेरे को इनकम में अगर सेविंग घटाऊंगा तब तो मिलेगा ना एक्सपेंडिचर, वही किया मैंने। इनकम में मैंने सेविंग को घटा दिया। 900 माइनस 500, 400 इंटू 4, 600 माइनस 400, 200 इंटू 8। दैट्स हाउ यू गेट द वैल्यूज। दूसरा तरीका यह है कि आप इनकम का टोटल निकाल के अलग से लिख लो, सेविंग का टोटल निकाल के अलग से लिख लो, फिर दोनों को घटा लो। वेटेड एवरेज से कर सकते हैं क्या, जरूरत नहीं है, करने को तो कर सकते हो बट क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ नहीं। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं सर थोड़ा समय बचा सकते हो क्या, गिड़गिड़ाओ तो बचा दो समय तुम्हारा, ठीक है बचा दूंगा टाइम। ऐसे लिखेंगे इसको, 4 महीने 8 महीने, क्या ये क्वांटिटी है, यस दिस इज क्वांटिटी। हम क्वांटिटी में क्वांटिटी रेशियो से हमारा मतलब होता है, तो हम क्यों ना इसको सीधे 1:2 लिख लें, लिख लो। आपको पता है ये वैल्यू 900 है, ये वैल्यू 600 है। जब हम इनकम की बात कर रहे हैं तो, जब हम सेविंग की बात कर रहे हैं तो आपने बोला कि ये वैल्यू 500 है और ये वैल्यू कितनी है 400, कितनी थी 400, राइट, दैट इज व्हाट द वैल्यू इज। तो आप औसत यहां से भी निकाल सकते हो, कैसे, आप टोटल यहां से भी निकाल सकते हो। जैसे आप कहोगे 900 इंटू 1 है, 600 इंटू 2 है, वेटेड एवरेज लगा लो, तो 9 और 12 कितना हो गया 2100, इसका औसत आएगा 2100/3। यहां औसत निकालोगे तो आएगा 500 इंटू 1 500, 400 दूनी 800, 800 500 कितना हो गया, ये वैल्यू हो गई 1300/3। ये इनकम का एवरेज हो गया, ये हमारे सेविंग का एवरेज हो गया, और जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, इसका अंतर होगा। 21 माइनस 1300 कितना हो गया 800/3। अल्टीमेटली औसत ही निकालना है ना, तो ऐसे निकाल लो, ये भी सवाल हो गया। हमने 4 और 8 की क्वांटिटी को, 4 महीने और 8 महीने को 1:2 लिख दिया, फिर सीधा औसत निकल गया, कुछ ही नहीं है। 9 1 9, 6 दूनी 12, 12 9 2100/3, 500 1 500, 400 दूना 800, 1300/3। ठीक है, तो एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपके अंदर हो जाए ना, तो एक सवाल को करने के 5 तरीके अपने आप निकल आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए मैं जोड़ देता हूं कि सीख लो, बस तुम सीख लोगे, मेथड बहने लगेंगे तुम्हारे अंदर से, बहने लगेंगे, ऐसे ही खून में दौड़ने लगेंगे, ठीक है। और फिर आप रिमार्केबल हो जाओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये तरीका लगाना ही नहीं है, बस मैंने ये लिखा पहले कि पहले आपको लंबा तरीका सिखाऊं, फिर मैं आपको दिखाऊं कि यार क्वांटिटी रेशियो भी तो यूज कर सकते थे, जो हमने पहले ही बता रखा है कि वेट रेशियो यूज करो, तो क्यों नहीं यूज करना है, करो उसको। चलो 75वां सवाल देखो, कह रहा है कि पी क्यू आर 3 पॉजिटिव नंबर है इस तरीके से कि पी क्यू से बड़ा है और क्यू हमारा आर से बड़ा है। कह रहा है जो एवरेज है स्मॉलेस्ट नंबर का और डिफरेंस ऑफ द रेस्ट 2 नंबर्स and the sum of the 2 greatest numbers is 21 more than the average of all 3 original numbers.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पहले सवाल समझते हैं। 3 नंबर मेरे पास है। अब 3 नंबर्स में ये कह रहा है कि 3 ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करो। पहला, द एवरेज ऑफ, किसका एवरेज निकालना है? पहला स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? क्यू से बड़ा है, क्यू आर से बड़ा है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया आर। एक नंबर मुझे आर लेना है। दूसरा जो नंबर लेना है वो डिफरेंस लेना है बाकी 2 नंबर्स का। तो आर को अगर मैं छोड़ दूं स्मॉलेस्ट नंबर को, तो बाकी 2 नंबर ये हो गए पी और क्यू। इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? पी माइनस क्यू। तो एक नंबर मेरा पी माइनस क्यू मुझे लेना है। फिर एक नंबर मुझे लेना है सम ऑफ 2 ग्रेटेस्ट नंबर्स। तीसरा जो नंबर मुझे लेना है वो सम ऑफ 2 ग्रेटेस्ट नंबर, ये हो गया। ये 3 ऑब्जर्वेशन है और इसके औसत की बात कर रहा है। यहां लिखा है एवरेज ऑफ, इसके औसत की बात कर रहा है। प्रणय जी कह रहे हैं सर थोड़ा हिंदी मीडियम वालों पर भी ध्यान दो। प्रणय जी देखिए, मैं भी हिंदी मीडियम का पढ़ा हूं और मुझे लगता है आपके एग्जाम में अंग्रेजी इतना महत्वपूर्ण हो चुकी है कि आपको मैथ्स के सवाल अंग्रेजी में ही पढ़ने चाहिए। 15 दिन तुम्हारे दिमाग में खटकेगा, केवल दिमाग का खेल है। फिर तुमको मेरे सवाल भी समझ में आने लगेंगे और तुम्हारी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। तो मेरे यहाँ जितने हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं वो अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करके जाते हैं, क्योंकि सवाल को अंग्रेजी में पढ़ने की आदत डालो। कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, तुम इंग्लिश भी सीखोगे साथ साथ। लेकिन अगर आप दिमाग में बिठा लोगे कि मेरे बस की बात ही नहीं है कि मैं मैथ्स को इंग्लिश में पढ़ के समझ पाऊं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। फिर ये दिमाग का साइकोलॉजिकल वार चलता रहेगा। इसको ड्रॉप करो, कसम खा लो कि सीखना है मुझे। ऐसे ही इंग्लिश तुम्हारी बेहतर हो जाएगी 15-20 दिनों में, तो महसूस करने लगोगे। ठीक है, इनका औसत निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बताओ? इनका औसत निकालने जाओगे तो आपको मिलेगा आर प्लस पी माइनस क्यू प्लस पी प्लस क्यू बाई 3। ये औसत हुआ इन तीनों नंबर का। और कह रहा है ये जो औसत है वो 21 ज्यादा है किससे? इससे। इन तीनों नंबर के औसत से 21 ज्यादा, ये इक्वेशन है। ओके, अब आप कहोगे यहां से क्यू से क्यू कट जाएगा पहले ही। अब वैल्यू आपकी हो गई आर प्लस 2p बाई 3, और यहां मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 63 प्लस p प्लस क्यू प्लस आर बाई 3। 3 से 3 भी कट जाएगा, आर से आर भी कट जाएगा। पूछा क्या है? p और q का अंतर। p यहां है, ये p प्लस क्यू उधर ले जाते हैं, तो ये वैल्यू हो गई p माइनस क्यू। जो पूछा है वो सीधे निकल गया कि ये वैल्यू 63 के बराबर है। बढ़िया सवाल है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है। 63 इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली सवाल देख के ऐसा लग रहा था कि यार एक ही इक्वेशन है, कैसे सॉल्व होगा? क्योंकि p और q का अंतर तो p माइनस क्यू, हमें लगता है कि p और q सॉल्व करके निकलेगा। ये सवाल इसलिए बहुत अच्छा है। एक इक्वेशन है, हम p और q की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन p और q में रिलेशन निकाल सकते हैं। और जो रिलेशन मुझसे पूछा गया है वो रिलेशन बन गया सीधे। p माइनस क्यू पूछा था, p माइनस क्यू निकल गया। ठीक है, क्लियर और नॉट? समझ में आया बेटा सभी को? तो दैट्स हाउ आपका आंसर आ गया 63। मेरी क्लास में आप पढ़ते रहोगे, देख लेना आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। लिख के ले लो मुझसे, बस बने रहो तुम मेरे साथ। मैथ भी समझ में आएगी, अंग्रेजी भी इंप्रूव होगी, अंग्रेजी सुनने की भी थोड़ी आदत बनेगी, अंग्रेजी समझ में आने लगी, कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ेगा तुम्हारा। चिंता मत करो, ठीक है? क्लियर है? रेशमा जी करें, बताओ क्या बताएं? रेशमा जी बताओ, पूछिए। देखो मैंने क्या बोला, सवाल ने बोला था मुझे 3 संख्याओं का औसत निकालना है। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे छोटा नंबर, बाकी दोनों नंबर का अंतर, 2 बड़े नंबर का सम। इन तीनों का औसत निकालो। यहां लिख दिया 3 नंबर है, इनका औसत लिख दिया सम बटे 3। ये कह रहा है 21 ज्यादा है इस पी क्यू आर के औसत से, वो पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 3 है। बस फिर हमने सॉल्व किया, पी माइनस क्यू निकल गया। ओके, आप ये बताइए कि मैं क्या करूं, मैं प्रैक्टिस कहां से करूं? हर्ष पहले तो क्लास में पढ़ो, ये आदत डालो सबसे पहले। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? जिस क्लास में आप बैठे हो, इस क्लास में आप पढ़ नहीं रहे हो, आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हो। पहले यहां सीखो। तो ये सब सवाल क्लास के अंत में पूछे जाते हैं बेटा। अर्जुन मोड मैंने बोला एक्टिवेट कर लो, तुम लोग दुर्योधन मोड एक्टिवेट करके बैठे हो। दुर्योधन सबसे सलाह लेता था, सबसे पूछता था। वो मत बनो, अर्जुन मोड, दुर्योधन मोड नहीं। ये कह रहा है पी से पी कैंसिल नहीं होगा। अरे यहाँ 2p है, यहाँ p है, कैसे कैंसिल हो जाएगा बालक? और कैंसिल कैसे होता है? जब यहाँ p प्लस क्यू तब थोड़ा ना कैंसिल होता है। ये क्या कर रहा है? पी से पी काट दोगे क्या? अरे क्यू भी तो है, अलजेब्रा। कटता तो तब है जब यहाँ ऐसे होता है 2p बाई 3 और यहाँ होता कुछ ऐसा ओनली p बाई समथिंग, तब p कटता है ना। यहाँ p के साथ q भी लगा हुआ है, ऐसे थोड़ा ना कट जाएगा। p कॉमन थोड़े ना निकल रहा है यहाँ से। ये तो लीनियर इक्वेशन है ना बेटा, लीनियर इक्वेशन है। अभिषेक देख रहे हैं हेल्प मी सर, रिप्लाई करो न्यू स्टूडेंट सर। देखिए अभिषेक जी, नए बच्चे हो, मुझे बहुत खुशी है आप मेरी क्लास में आओ। बट जब आप नए बच्चे होते हो तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि जो बच्चे 6 दिन से पढ़ रहे हैं उनको क्लास के बीच में परेशान ना करो, टीचर को भी क्लास के बीच में परेशान ना करो। क्लास के अंत में आपको मौका मिलेगा, आप बीच में आओगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर बस मेरी बात सुने, आज मैंने 6 क्लास मेरी छूट गई, बताओ मैं कैसे करूं। बट जो 5 दिन से बेटा लगातार आ रहे हैं 6 दिन से, उनको भी तो पढ़ाना है मुझे। तो आप अभी चुपचाप पढ़िए, क्लास के अंत में आपसे बात करेंगे हम। आप मेरे लिए बहुत प्रिय हो, लेकिन प्लीज ऐसा ना करो, ठीक है? जब आपने Q से Q कैंसिल किया ऊपर में, तो P से P कैंसिल नहीं होगा। काजल जी ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, तो अरिथमेटिक की वजह से
जैसे -1 और +1 कैंसिल होता है, वो कैंसिलेशन हुआ है। यहां P और P प्लस में कैसे काट दूं मैं? क्षेत्र सवाल देखिए। चलो अब चुपचाप पढ़ाई करो, नो इधर उधर के सवाल प्लीज पढ़ाने दो। एवरेज एज हस्बैंड और वाइफ का और उनके लड़के का 42 साल है। लड़के की शादी हो गई, फिर एक बच्चा हो गया जस्ट 1 ईयर आफ्टर द मैरिज। कितनी रियलिस्टिक बात है। ठीक है, घर वाले शादी होते कहते हैं बच्चा करो, 1 साल में लोग बेचारे फंस जाते हैं जाल में। व्हेन चाइल्ड टर्न टू बी 5 इयर्स, जब लड़का 5 साल का हो गया तो एवरेज एज फैमिली का 36 वर्ष हुआ। व्हाट वाज द एज ऑफ डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज? ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो हस्बैंड, वाइफ और सन, ठीक है, जब इनकी एज 42 साल की है एवरेज एज, तो इनकी शादी होती है, यानी एक नया एंट्री होता है। तो हस्बैंड, वाइफ, सन के साथ आपकी डॉटर इन लॉ आई, उसको मैं डी से लिख देता हूं। ठीक है, ये हुआ। तो यहां एवरेज एज क्या हो गई अभी पता नहीं, क्योंकि हमें डॉटर इन लॉ की एज पता नहीं है। लेकिन इसके 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, इसके 1 साल के बाद क्या हो रहा है, एक चाइल्ड बॉर्न हो रहा है। तो हस्बैंड, वाइफ, सन और ये जो डॉटर इन लॉ है के साथ एक चाइल्ड बॉर्न हुआ है, उसको मैं सी लिख देता हूं। और इस चाइल्ड की एज हमें पता है 0 वर्ष है। और हमें अभी भी कुछ बताया नहीं गया, बट कह रहा है कि जब चाइल्ड 5 साल का हो जाएगा, HWSD, और ये जो चाइल्ड है ये 5 साल का हो गया, इस समय एज मुझे 36 साल दी है। तो पहला काम आपको करना है कि यहां से यहां तक 5 साल बीता है तो क्लियर है, चाइल्ड पैदा हुआ 0 था, अब यहां 5 है। तो अगर मैं 5 साल पहले चला जाऊं तो औसत 5 से कम हो जाएगा इन्हीं 5 लोगों का। तो यहां पर औसत 31 वर्ष है, ये मुझे क्लियर हो गया, इसमें कोई शंका नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब एक बात आपको ये समझनी है कि ये जो 31 साल की मेरी वैल्यू यहां पर मुझे दिख रही है, इसमें चाइल्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है। तो बेसिकली टोटल की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये 31 इंटू 5 है, और 31 इंटू 5 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां से, तो ये 155 आएगी। लेकिन ये 155 जो टोटल है वो इन्हीं 4 लोगों का है, क्योंकि चाइल्ड की एज अभी 0 है। अब अगर मैं इस वैल्यू को उठा के लेके चला जाऊं 1 साल पहले, तो ये वैल्यू क्या होगी, 4 से कम हो जाएगी कि नहीं? ये वैल्यू 151 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 1 साल पहले सबकी उम्र 1-1 साल कम कर दो, तो ये 155 151 हो चुका है। ये भी मुझे पता है कि इन तीनों का जो औसत है वो 42 था। 3 लोग हैं, 42 को 3 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू 126 आ जाएगी। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो इनका टोटल 126 मुझे पता है। तो 126 अगर ये है तो 151 में 126 घटा दो, तो डॉटर इन लॉ की एज शादी के समय 25 साल है, 25 years. How many of you are able to understand this particular question? ठीक है, क्लियर? That's how you can do the question. Any confusion you can ask me. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो किसी प्रकार का इस सवाल में तो मुझसे पूछ लो। कुछ कमाल का ये है नहीं, बट फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो। ओके, एक और तरीका है सवाल को करने का। दूसरा तरीका बताओ, दूसरा तरीका मुझे बताओ, हस्बैंड, वाइफ और सन की एवरेज एज 42 दी हुई है मुझे। ये समय जब है तो यहां पर इन तीनों का एज बता सकते हो आप मुझे? यस, 42 साल के हैं, यहीं पर शादी हुई, उसके 1 साल बाद बच्चा हुआ, बच्चा 5 साल का होगा, तो 6 साल बाद की बात कर रहा हूं यहां पर। इस समय से 6 साल बाद की बात है ये। तो 6 साल में इन तीनों का औसत 42 से बढ़ के 48 हो जाएगा, इन तीनों का। इनका टोटल 48 इंटू 3 हो गया, ये 5 का है खुद, और ये 36 इंटू 5 180 होगा, 5 लोग हैं तो। अब देखो 48 या 144, 144 और 5 कितना हुआ, 153, और 153 में हम कितना जोड़े कि 180 बने? मैरिज के टाइम पूछा है तो -1 करेंगे। नहीं, मैं तो यहीं चला गया ना बेटा, मैं मैरिज के टाइम पे चला गया ना, 1 साल वापस जाके, 1 साल वापस गया, तभी तो 155 में मैंने 4 कम करके 151 लिखा। ये करेक्ट है। अब मैं इस केस में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं इस केस से यहां से कैलकुलेशन करूं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि शादी के वक्त में जो एज है वो क्या होगी, तो ये 42 है, कितने लोग कह रहे हैं ये वैल्यू 48 होगी, 6 होगी, या फिर ये वैल्यू आपकी कुछ और होगी? जल्दी से बताओ। 144 5 149 हुआ, ये 149 हुआ, 149 हुआ, तो ये वैल्यू मेरी 31 आ गई, टोटल 180 है। अब मैं यहां से वापस जा सकता हूं, शादी कब हुई, बच्चा 5 साल का हो गया, बच्चा शादी के 1 साल बाद हुआ, 6 माइनस करना है, 25 आ गया। तो बहुत सारी तरीके होते हैं एक सवाल को करने का। अगर आप केस को अंडरस्टैंड कर ले जाते हो कि मेरा सवाल क्या है, समझ विकसित हो जाती है, तो आप एक ही सवाल को कई तरीके से सोच पाएंगे और कर पाएंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई? जरा थम्स अप हिट करिए, हिट थम्स अप अगर आपको बात समझ में आई। हाँ जी, 31 माइनस 1 नहीं कर सकते क्या? 1 क्यों माइनस करना है नीतीश? 1 माइनस करके तुम कहां पहुंचोगे भैया? ये बच्चा जब 5 साल का है तो डॉटर इन लॉ की एज 31 साल है। सवाल पूछ रहा है शादी के टाइम कितनी थी, 1 साल पहले शादी हुई है क्या इनकी? नहीं, बच्चा 5 साल का है,
उसके 1 साल पहले शादी हुई थी, यानी 6 साल पहले शादी हुई थी, तो 31 में 6 घटाओगे ना, हाँ जी, 5 कैसे घटाओगे? 5 साल का तो बच्चा है, बच्चा शादी के 1 साल बाद हुआ है, 6 साल घटाओगे ना, समझ में आया? हाँ जी, कहानी की तरह पढ़ो सवाल को, हो जाएगा। ठीक है, 77वां सवाल देखो, कह रहा जो एवरेज एज है कपल का वो 24 साल का है। आफ्टर देयर फर्स्ट सेकंड children were born, the average age of the family became 13.5 years. The average age of the family just after third child was born was 13.2 years. The average age of the family after fourth child was born was 16 years. The current average age of the family is 19 years. What is the current age of the twin children? ठीक है, अच्छा सवाल है, कॉम्प्लेक्स केस है, परेशान नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सवाल हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी विकसित होगी। कपल की एज 24 साल है, तो मैं कह रहा हूं कपल है, लेट्स से हस्बैंड बोलते हैं, वाइफ बोलते हैं, इनकी जो एवरेज एज है वो यहां पर लिख रहा हूं मैं 24 ईयर्स है, टोटल 48 बोल सकते हो। अब कह रहा है जब फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन, ये ट्विंस हैं, दोनों एक साथ पैदा हुए, तो औसत 13.5 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 24 अगर औसत है तो टोटल कितना है मेरा? 48 है, दो लोगों का। फिर जब औसत मेरा 13.5 हो जाता है, 4 लोग हो जाएंगे यहां पर, ट्विंस पैदा हुए, तो अब हस्बैंड वाइफ दो ट्विंस आ गए, हस्बैंड वाइफ, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, ये दोनों ट्विंस हैं, एज बराबर है इनकी। अब 13.5 को आप 4 से गुणा कर लो, 13 चौके 52, 5 चौके 20, ये 54 के बराबर हो गया। अब समझते हैं, यहां से यहां चेंज 6 का है। आफ्टर देयर फर्स्ट एंड सेकंड ट्विंस वेर बॉर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकेम दिस। अब ध्यान से समझना है आपको, ये जब पैदा होंगे तो इनकी एज तो 0-0 है, इसका मतलब इन्हीं दोनों का टोटल 54 है, पहले इन दोनों का टोटल 48 था, तो टोटल अगर मेरा बढ़ गया, अगर मेरा टोटल बढ़ गया 6 से, तो इन दोनों की एज 3-3 से बढ़ी है, यानी ये बात 3 साल बाद की है, 3 साल बाद ही ये दोनों बच्चे पैदा हुए। दूसरा तरीका देखने का यह है कि ये 54 टोटल इन दोनों का है, यानी इन दोनों का औसत 27 का है, 24 से औसत अगर इन्हीं दोनों का 27 हो गया तो 3 साल बाद की बात हो रही है, तो हमने टाइम निकाल लिया, 3 साल बाद की बात है। अब देखो, एक तीसरा बच्चा भी पैदा हुआ और औसत 13.2 हो गया। अब अगर तीसरा बच्चा भी आ गया तो मैं लिख रहा हूं हस्बैंड वाइफ फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीसरा बच्चा आ गया। जब तीसरा बच्चा है तो तीसरे बच्चे की एज 0 है, 13.2 हमारा औसत है, लोग कितने हो गए? 5, टोटल निकालोगे 13 25 65 और एक 66, 66। अब आप कहोगे 66 में भैया इन्हीं का टोटल 66 होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो 0 है। यहां पर इन चारों का टोटल 54 था, अब ये 66 हो गया, तो आप कहोगे यहां पर टोटल में 12 की बढ़ोतरी हुई है, बट टोटल इसने नहीं बढ़ाया, टोटल इन चारों से बढ़ा है, यहां भी चारों थे, यहां भी चारों है, अगर 12 बढ़ा है तो सबके साथ +3 होगा, तो ये 3 साल और बाद की बात है, तभी 12 से 3-3 साल सबकी उम्र बढ़ने वाली है, ये भी 3 साल बाद की बात है। आप देखो, एवरेज एज फैमिली का फोर्थ चाइल्ड के बॉर्न होने के बाद 16 साल हो जाएगी, एक चौथा बच्चा आ गया, 16 हो गया, कितने लोग हैं? अब 6 लोग हो गए, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 16 छक्का 96, टोटल हो गया मेरा 96। 96 में पता है हस्बैंड वाइफ 1 2 3 और ये फोर्थ बच्चा हो गया, इसकी वैल्यू 0 है, इनका टोटल 66 से 96 हो गया, यानी 30 की बढ़ोतरी हुई। 5 लोगों में अगर 30 की बढ़ोतरी हो रही है तो आप कहोगे सबके साथ 6 साल बढ़ना चाहिए, 6 ईयर्स हो गया। ये एक्चुअली एक सवाल में 3 सवाल है, बट ऐसे सवाल बहुत अच्छे होते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए, तो 6 साल और लगेंगे, 66 से 96, यानी टोटल मेरा कितने से बढ़ा? 30 से, और 5 ही लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, तो 6 साल बढ़ा, यानी 6 साल बाद की बात है। अब हम ये चौथे बच्चे के पैदा होने तक पहुंच गए, लेकिन कह रहा है कि करंट जो एवरेज एज है फैमिली की वो 19 है, यहां एवरेज एज 16 है, कोई और नहीं पैदा हुआ, तो 19 कब होगी एज फैमिली की? जब हम इसके बाद भी 3 साल और जाएं, तो एज जो है 16 से अपने आप 19 हो जाएगी, कोई एलिमेंट नहीं है। तो शुरुआत से ये पूरी कहानी है, ओके, पूरी कहानी है ये। कह रहा है करंट एज आप बताओ ट्विन चिल्ड्रंस की क्या है? ट्विन चिल्ड्रंस यहां पैदा हुए थे, इसके बाद कितने साल हो गए? 3 6 3 9 3 12, तो ट्विन चिल्ड्रंस की एज की अगर आप बात करोगे तो ये ट्विन चिल्ड्रंस 12 साल के हो चुके हैं, क्योंकि यहां से 12 साल लगे, 12 ईयर्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझने में हेल्प मिल रही होगी, औसत को कैसे डील करते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने बोला 48 कैसे आया? बेटा, हस्बैंड और वाइफ का एवरेज आपको 24 दिया हुआ था, एवरेज अगर 24 है तो टोटल 48 ही होगा ना भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एवरेज से गुणा करते हैं, टोटल मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? नहीं, इसमें टाइम में बचा नहीं सकता संजय जी, यार 4 बच्चे पैदा हो गए, 5 मिनट में हमने सवाल लगा लिया, कितना टाइम बचाओगे आप, और कितना टाइम बचाओगे? ठीक है, 12 साल के ट्विंस हो गए, उसके 3 साल पहले का एवरेज दिया हुआ था, 15 साल की कहानी 5 मिनट निपटा दी हमने, क्या चाहते हो तुम लोग हैं? आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है,
एवरेज एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक कंपनी में जिनमें 10 डायरेक्टर्स हैं वो 48 साल है। कोइंसिडेंटली जब एक डायरेक्टर 53 साल का रिजाइन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो दूसरा डायरेक्टर मर जाता है उसी दिन। एक रिजाइन किया, एक मर गया, और एक नया डायरेक्टर ज्वाइन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जिसकी एज 34 है। क्राइम पेट्रोल। एक रिजाइन करता है उसी दिन, फैमिली को थ्रेट दिया गया होगा कि मार देंगे तुम्हारे परिवार को, रिजाइन कर दो, उसने रिजाइन किया। अब दूसरे को भी टरका दिया, कैसे? मर्डर। और तीसरा बन गया नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यही कातिल है 34 साल वाला। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ दिया। ठीक है, एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं, इमोशंस को साइड में रखो। तो कह रहा है अगले साल सेम महीने में जो एवरेज एज है इन्हीं 9 डायरेक्टर्स का, कि 9 ही बचे, वो 46 है। हमें बताना है कि जो एज है लेट मरे हुए डायरेक्टर का एट द टाइम ऑफ डेथ कितनी थी। मृत्यु के समय जो डायरेक्टर मर गया उसकी उम्र कितनी है आपको बताना है। ठीक है, सवाल देखते हैं। देखो 10 लोग हैं, 10 लोगों की औसत आपको 48 दी है। अब देखो समझना केस क्या क्या होता है। 53 साल का एक डायरेक्टर रिजाइन करता है, यानी चला गया। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये जो सेट है इसमें से हो क्या रहा है, एक 53 साल का जा रहा है और एक मर जा रहा है, तो वो भी जा रहा है। कुल मिला के हुआ ही ना, 2 गए। एक 53 का है और एक कितने का है पता नहीं। तो मैं कहूंगा यहां से क्या हो रहा है, एक 53 वाला जा रहा है और एक एक्स वाला जा रहा है, ये दोनों चले गए। इनके जाने के बाद कह रहा है कि एक डायरेक्टर जो 34 साल का है वो ज्वाइन कर लेता है। 34 वाला एक डायरेक्टर ज्वाइन कर लेता है। ये 3 कहानी हुई। यस, 2 गए, एक आया। कितने लोग बचे? अब 9 लोग बचे। इन 9 लोगों का औसत कितना है नहीं मालूम, लेकिन कह क्या रहा है, ओके, अगले साल इसी महीने में औसत 46 हो जाएगा। अगले साल अगर 46 हो जाएगा इसी महीने में, तो यहां औसत 45 होगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? यस भाई, अगले साल कह रहा है नेक्स्ट ईयर, यानी एक साल के बाद इन्हीं 9 लोगों का औसत 46 हो जाएगा, तो यहां पर औसत 45 होगा। ये चीज मुझे पता चल गई, 9 लोगों का औसत। अब इस सवाल को करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप कहोगे 10 लोगों का टोटल कितना था, 480 था। ठीक है, इसमें से क्या क्या हुआ है मैं लिख देता हूं। एक 53 कम हुआ, एक 34 आया और एक एक्स चला गया। ठीक, ये जो वैल्यू आपकी यहां से निकल के आएगी, ये किसके बराबर होगा? ये 9 इंटू 45 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करिए, फिर मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको। ये तो बस इसलिए लिखवा रहा हूं कि पहले ऐसे देख लो। तो आप कहोगे इसका अंतर कितना हुआ, 34 और 19 होता है, तो -19, -19 यहां से घटाएंगे 461। तो ये हो गया x की वैल्यू 461 माइनस 45 इंटू 9, 405 होता है। यहां से अंतर निकालो आप, कितना आ रहा है, 56 साल। तो ये आंसर है। क्लियर? 45 समझ में नहीं आया? देखो कह रहा है जो 9 डायरेक्टर्स हैं उनका औसत अगले साल 46 होगा। इस साल कितना है? 45। क्लियर? अब हम एक और तरीका लगाने जा रहे हैं इस प्रश्न में, जिसको बहुत ध्यान से सभी को सुनना है। ओके, 45 से 46 कैसे? नहीं, 45 से 46 नहीं, 46 से 45। हिमांशु जी मैं कह रहा हूं 9 लोगों का औसत एक साल बाद 46 हो जाएगा, तो अभी कितना है? 45 है ना। एक साल के बाद औसत एक से बढ़ जाता है, उतने ही लोगों का। ये कई बार बोल चुका हूं ये बात। अब मैं इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और बहुत ध्यान से सभी को सुनना है इस सवाल को। ध्यान सुनिएगा। 10 लोगों का औसत 48 है। अब ध्यान से सुनना, एक 53 वाला गया, एक एक्स वाला गया और एक 34 वाला आया। आपको पता है इस प्रोसेस में क्या हो गया, औसत 45 हो गया। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है कि मेरा औसत 45 चुका है? वो 45 मैंने यहां लिख दिया। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम इसको पहले ऐसे देखें कि पहले हम इन दोनों को देखते हैं, सिर्फ इन दोनों को। रिप्लेसमेंट है इन दोनों का, तो एटलीस्ट इसको समझते हैं। अगर मैं 53 वाला भगा रहा हूं और मैं 34 वाला ला रहा हूं, इससे ग्रुप में क्या फर्क पड़ रहा है? इससे ग्रुप में यह हो रहा है कि 53 गया और 34 आया, तो 19 का डेफिसिट हो गया। यस, किसके रेस्पेक्ट में? ये जो औसत था उसके रेस्पेक्ट में 19 का डेफिसिट क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन। क्लियर? यानी इनके पास 48 औसत ना होके वो 19 को आपको डेफिसिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं कहूंगा कोई बात नहीं, एडजस्ट नहीं करेंगे, अभी एक और भगाना है ना, उससे समझते हैं। तो आपको यह समझ में आ रहा है कि जो 10 लोग हैं, अभी इसमें से मुझे एक्स को भगाना है, बट अगर मैं इन 10 लोगों को देखता हूं तो इन 10 लोगों के पास 48 के रेस्पेक्ट में 19 का डेफिसिट है, जो हमें बैलेंस करना है। अभी सोचते हैं इसके बारे में। तो मैं कहूंगा एक काम करते हैं, ये जो आदमी यहां खड़ा हुआ है ना, एक्स वाला, ये डेफिसिट पहले तो इसी को दे दो। अब मैं कहूंगा ये डेफिसिट इसको ट्रांसफर कर दिया हमने। हमने कहा ये तुम ले लो यार, कम से कम हमारा लोड कम करो। अब क्या कहानी है, ये जो 10 लोग हैं इनका औसत 48 है। एक आदमी को भी जाना है, डेफिसिट मैंने उसी आदमी के सर पर लाद दिया है। समझना, फिर से समझाता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, शायद आपको थोड़ी दिक्कत हो। 19 होगा यार अंतर, 29 मत बोलो। ठीक है, फिर से समझो।
फिर से समझो, एक मिनट, इसको हटा दोगे। ये समझ में आ रहा है कि एक रिप्लेसमेंट हो गया, रिप्लेसमेंट के बाद 10 लोग मेरे पास हैं टोटल, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ दिया इसको, एक रिप्लेसमेंट कर दिया पहले। तो 10 लोगों के पास, मेरे पास ये पता है मुझे कि 19 का डेफिसिट है, 48 औसत था, लेकिन अभी 19 का डेफिसिट लेके बैठे हैं। अब इन 10 में से मुझे एक को और भगाना है, वो ये है, एक्स लेके भागेगा। तो मैं तेरा भगाता हूं इसको, तो मैं कहूंगा 9 यहां रखूंगा मैं, और मैं जो एक्स को भगाने जा रहा हूं, इसको मैं ये 19 का डेफिसिट पकड़ा दूंगा कि भैया ये तुम ही लेके जाओ। तो ये एक्स 19 के डेफिसिट के साथ खड़ा है, और आपको ये पता है कि ये भाई साहब 48 का औसत ले लेंगे अब, क्योंकि हमने डेफिसिट तो उठा के उसको दे दिया कि तुम 19 का डेफिसिट लेके जाओ। तो ये 9 लोग 48 का औसत लेके बैठे हैं, लेकिन आप कह रहे हो, क्वेश्चन कर रहा है कि औसत तो 45 हो जाएगा। तो अगर औसत 45 हो जाएगा, तो क्या आप ये चीज कहोगे कि भाई ये 3 और इसको देंगे, 9 3 27 इसको और मिलेगा। और डेफिसिट हमेशा औसत के रेस्पेक्ट में होता है, औसत शुरू में 48 था, तो 19 डेफिसिट का मतलब क्या था, इसके पास 48 माइनस 19 था, डेफिसिट इसने अब्सॉर्ब कर लिया था, और 27 और मिल गया ताकि बचे हुए का औसत 45 हो जाए। जरा इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, 48 प्लस 8 कितना हो गया, 56 ईयर्स। I know it will be difficult to understand if you do not understand exits, if you do not understand deviation, but if you understand it, it's a cakewalk. If you don't understand it, no problem. Traditionally बता दिया मैंने तुमको ये सवाल, बट अगर ये बात आप समझ पा रहे हो कि भैया 48 लोगों का, 10 लोगों का औसत 48 होता, लेकिन 19 का डेफिसिट है, तो 19 का डेफिसिट मैंने कहा जो जा रहा है उसको दे देते हैं पहले। तो 9 लोगों का औसत कितना बचा, 48। 19 का डेफिसिट का मतलब है 48 के रेस्पेक्ट में वो 48 माइनस 19 लेके जा रहा है, तो उसने डेफिसिट खा लिया। लेकिन हम कह रहे हैं सर बचे हुए लोगों का औसत 45 करना है, तो 9 3 27 और मिलेगा इसको, 48 माइनस 19 प्लस 27 से 56 साल लेके गया था। जो डायरेक्टर जिसकी मृत्यु हुई थी, मार डाले थे तुम लोग, 56 साल का था। ला 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 ला। घर जाके इसको फिर से ट्राई करना। 3 कैसे हुआ बेटा, सवाल में बताया कि अगर औसत 3 से गिरेगा तो 9 लोग 48 थोड़ा ना रख के बैठेंगे, वो अपना 3 देंगे ना जाने वाले को, जाने वाला लेके जाएगा 27। भाई 48 से औसत 45 करना है हमको 9 लोगों का, तो 3 वो ड्रॉप करेंगे ना, किसको देंगे, जो जा रहा है उसको। रिवीजन करना घर पे एक बार, पढ़ो सवाल। क्वेश्चन नंबर 79, माइनस एक्स क्या होगा गौतम, एक्स तो जा रहा है यार। एक अनिता पूछे एवरेज का और कितना पार्ट हो गया, बोर हो गई अनिता जी, कहीं तो कितना और पार्ट होगा, थक गए, बोलिए कब खत्म हो रहा है। जब चीजों में इंटरेस्ट आता है तो आदमी ऐसा कभी नहीं बोलता है, ठीक है, जब इंटरेस्ट नहीं आता खत्म कब हो रहा है। अर्जुन मोड एक्टिवेट करिए प्लीज, अर्जुन मोड। मिस्टर रैमो रिसेंटली गॉट हिज न्यू बुक रिलीज। ये सवाल मैंने अपनी टीम को बोला था हटा देना, लेकिन ये बदतमीजी देखो उनकी। टू हिज अटर डिसमे he found that for 1000 pages on an average there were 2 mistakes every page, while in the first 612 pages there were only 434 mistakes. They seemed to increase for the latter pages, नहीं pages. Find average number of mistakes per page for the remaining pages. चलो मेरा नाम काट दो, गलत बात है, मेरा नाम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चलो सवाल देखते हैं। कह रहा है 1007 जो पेजेस हैं उसमें 2 मिस्टेक्स मिलती हैं हर पेज में, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर मैं टोटल मिस्टेक्स की बात करूं, 1007 पेज, 2 मिस्टेक्स पर पेज, ये हो गया 2014 मिस्टेक्स है टोटल। इतनी मिस्टेक्स टोटल है। अब कह रहा है कि भाई पहले जो 612 पेज हैं, ओके, उसमें 434 मिस्टेक्स हैं, तो 612 पेज लिख दिया पहले, 434 मिस्टेक्स हो गई। अगर मैं यहां से 434 घटा दूं, कितना बचेगा, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 3 गया 8, और 19 में से 4 गया 15, तो 1582 मिस्टेक्स आएंगी बाकी पेजेस में। कितने बाकी पेजेस हैं, 1007 में 612 घटा दो, ठीक है। ये कितना है आपका, 1007 में 612 घटा दें, कितना आएगा आपका, 395। अच्छा 432, एक मिनट 434 था, सॉरी, ठीक है। 434 है, 2 बढ़ा 2 कम हो गया, 1580 हो गया। अच्छा नंबर ऑफ पेजेस इतने बच गए, तो ये हमारे पेजेस हैं और ये हमारी मिस्टेक्स हैं। अब इसमें एवरेज पूछा गया है कि भाई जो बाकी के पेजेस में कितनी मिस्टेक है, तो 1580 बटे 395, 4। तो मिस्टेक्स की बात करें तो पर पेज 4 मिस्टेक्स आ रही हैं, आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, तो देखिए ये एवरेज का आखिरी प्रश्न है शीट का, क्लास शीट का, उसके बाद आपके डाउट्स ले लूंगा, परेशान ना हो, 45 मिनट उसके बाद भी मेरे पास है, तो इस सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है हमारे पास 5 भाई हैं एक परिवार में,
औसत सैलरी जो है 4 बड़े भाइयों की वो 740। अब कह रहा है कि जो यंगेस्ट ब्रदर है वो अर्निंग शुरू करेगा और जो औसत सैलरी है सारे भाइयों की वो 34 से कम हो जाएगी। अगर सबसे बड़ा जो भाई है वो एक लीव ले ले, छुट्टी ले ले और वो दूसरा काम शुरू कर दे, तो उसकी जो मंथली सैलरी होगी वो 80 रुपए ज्यादा हो जाएगी यंगेस्ट ब्रदर से। नाउ द एवरेज सैलरी 636 हो जाती है। आपको बताना है कि जो इनिशियल सैलरी है एल्डेस्ट ब्रदर का और यंगेस्ट ब्रदर का वो कितना होगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे कि 5 भाई हैं, पांचों भाई को ऐसे बोलते हैं ए बी सी डी ई, 5 भाई हो गए। ओके, एवरेज सैलरी ऑफ 4 ओल्डर ब्रदर्स इज 740। इन चारों का औसत मुझे 740 दिया हुआ है, लेट्स से। ठीक है, ये जो भाई है ये मान लेते हैं सबसे यंगेस्ट है, ई वाला यंगेस्ट है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर यंगेस्ट ब्रदर भी अर्न करना शुरू कर दे, मतलब इसको भी हम इंक्लूड करें, तो कह रहा है कि जो औसत है वो 34 से गिर जाएगा। हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? यस भाई, अगर औसत 34 से गिरेगा तो आप मेरे को बताओ, इसके आने से अगर मेरा औसत 34 से गिर जाए, जो कि औसत हमारा 740 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? आप कहोगे 740 लेके आता तो औसत सेम रहता, बट औसत इतना नहीं है, बल्कि 34 इंटू 5 मुझे और कम करना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू है ये 170 हो गई, ई की वैल्यू 570 हो गई। ये बात समझ में आ रही है? ये लॉजिक पहले भी किया हमने कि जो एक नया बंदा आ रहा है उसकी वजह से औसत अगर 34 से गिरेगा तो पहले कहेंगे कि 740 लेके आया, औसत नहीं बदला, फिर 5 लोगों के लिए 34 घटा दिया, तो इसकी वैल्यू 570 में पता लग गई। अब आगे क्या कह रहा है? अब जो एल्डेस्ट ब्रदर है वो छुट्टी ले लेगा और दूसरा काम करने लगेगा, उसकी मंथली सैलरी 80 रुपए ज्यादा है यंगेस्ट ब्रदर से। तो अब कह रहा है इसकी यहां कुछ वैल्यू होगी, लेकिन अब ये काम बदल दे रहा है। वहां इसको मान लेते हैं ए डैश पैसे मिलते हैं जो इससे 80 ज्यादा है, 650 रुपए है। यहां पर बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है, और ये ई हमारा 570 है ही है। अब कह रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, औसत हमारा अब 626 हो गया। ध्यान से देखना, यहां औसत कितना है? यहां पर औसत आपका 740 में 34 कम हो चुका है, यानी 706 है। अब यही औसत यहां 636 हो गया। दोनों कितना डिक्रीज है? 70 का डिक्रीज आ गया औसत में। ठीक है, औसत 70 से कम हो गया। अब हुआ क्या है समझते हैं, यहां पर ए की वैल्यू बदल गई है। ए की वैल्यू पहले ए थी, अब ए डैश हो गई है, और औसत हमारा 70 से गिर गया, यानी डेफिसिट है। इसका मतलब जो गया है और जो आया है, इनके बीच में 350 का अंतर है। जो आया है वो गए हुए से 350 कम है। 70 इंटू 5 350, रिप्लेसमेंट का केस। तो ये वैल्यू आपके सामने मैंने लिख दी। अब आपको पता है कि इस ए डैश की वैल्यू 650 है, ए की वैल्यू यहां से सॉल्व होकर आ गई 1000। जो बड़े भाई की शुरू में इनकम थी वो 1000 थी। इनिशियल सैलरी निकालनी है, तो आपका आंसर हो गया ए। सवाल पल्ले नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपकी आदत बहुत छोटे छोटे सवालों को करने की है, इसलिए नहीं पड़ रहा है पल्ले। बाकी सवाल में ऐसा कुछ इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। सवाल का आप स्ट्रक्चर समझो, तुम सवाल को पढ़ के घबरा रहे हो। सवाल का स्ट्रक्चर पता है क्या है? इसमें क्या हुआ है, एक बंदे के आने से औसत 34 से गिरा है, फिर एक बंदे के रिप्लेस होने से औसत 70 से और गिरा है। बस यही सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन। तो आप सवाल के स्ट्रक्चर को देखो, ना कि सवाल को बड़ा बड़ा देख के घबरा रहे हो। ठीक है, हाँ, नन ऑफ दीज अगर नहीं देता तो हम 570 देख के सीधे लगा देते, बट नन ऑफ दीज दिया तो लगा नहीं सकते। ओके, क्लियर है? समझ में आई बात मेरी? मेक सेंस? अच्छा, अनिता जी करें, आज तो रेशियो का क्लास था। अनिता जी, आज रेशियो का क्लास था, ये आपको पता है, बट आपको ये भी नहीं पता होना चाहिए कि एवरेज में 80 सवाल होने थे जो कि नहीं हो पाए थे, इसलिए आज रेशियो का क्लास नहीं हुआ। आप जैसे स्टूडेंट्स को तो कोई भी मास्टर बेवकूफ बना देगा, वो तो पूरे सवाल ही नहीं कराएगा और अगला टॉपिक शुरू कर देगा, और आप खुश भी रहोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है। हिसाब रखा करो कि मैं कोई सवाल छोड़ ना पाऊं कभी। सर 80 सवाल शीट में थे, आप 70 ही करा के छोड़ दोगे क्या? हिसाब ठीक से रखिए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस। तो पहली बात तो क्वेश्चन से डरना छोड़ दीजिए। क्वेश्चन अगर लंबा भी है तो पढ़ो। मैं लंबे सवाल इसलिए लेके आता हूं सिर्फ कि आपके दिमाग की जो जंग लगी हुई है ना तुम्हारे दिमाग में, वो जंग कम से कम खत्म हो, तुम्हारा डर खत्म हो। पहली बात, तैयारी हमेशा उस स्तर की रखो कि तुम्हारे एग्जाम के सवाल तुम्हें बौने दिखाई दें। लगा ये क्या सवाल है, 2 लाइन का, लो टुक हो गया। और इनसे थॉट प्रोसेस बिल्ड होता है। बिकॉज इन सवालों का पर्पस समझाऊं तुमको, इन सवालों का पर्पस सिर्फ ये है कि आपके दिमाग की आदत ही नहीं है सोचने की, ये मजबूर करता है ये सवाल सोचने के लिए। तो इससे आपके दिमाग की सोचने की क्षमता विकसित होती है। एग्जाम में इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, मुझे भी पता है, बट इससे आपकी सोचने की क्षमता का जो विकास होगा, तो छोटे छोटे सवाल को तो तुम धज्जियां उड़ा दोगे। और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो रहा है जो हमने पढ़े हैं। जैसे यहां पर एंट्री ऑफ 1 एलिमेंट है ये, और फिर रिप्लेसमेंट ऑफ 1 एलिमेंट है। या आदमी, इसकी सैलरी बदल गई, पहले ए थी अब 650 हो गई। तो दोनों कॉन्सेप्ट का आपको यहां रिवीजन मिल गया। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? कोई तकलीफ नहीं है? अब देखो, एवरेज से मुक्ति नहीं मिली है आपको भी। अभी एवरेज के बारे में हम फिर से बात करेंगे जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे।
वेटेड एवरेज जो होता है उसी का दूसरा नाम होता है एलिगेशन। तो जब मैं आपको वहां पर लेके आऊंगा तो मैं वेटेड एवरेज को फिर से रिकॉल करूंगा, मैं वहां कुछ बातें आपको और बताऊंगा वेटेड एवरेज की, फिर हम एलिगेशन में मूव करेंगे, तो एक बार एवरेज फिर से सामने आएगा हमारे। बट अभी आपको करना क्या है, इन 80 सवालों को ठीक से समझना है, थियरी को ठीक से समझना है, जो कमियां हैं उनको अच्छे से इंप्रूव करो। हम आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट देंगे, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से भी सवाल कर सकते हैं, बट अभी आप प्रैक्टिस शीट पे फोकस करेंगे, जो हम आपको प्रैक्टिस शीट कल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बार बार रिवीजन करिए, और उसके बाद आप PYQs करेंगे, शीट करेंगे, तो सारी चीजें आपकी पक्की हो जाएंगी। ठीक है, 350 कैसे आया मैं समझाता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि औसत यहां 636 हो गया, यहां 34 कम होकर औसत 706 था, यानी 70 की गिरावट आ गई। आप करो, यही आदमी अब नया नौकरी पकड़ ले रहा है जिसमें उसकी सैलरी इससे 80 ज्यादा है, यानी 650 है। औसत 636 हो गया, तो औसत 70 से गिर गया। तो एक आदमी की वैल्यू बदलने से अगर औसत 70 से गिरा, ये रिप्लेसमेंट का केस है, तो जो गया और जो आया उसमें 350 का अंतर है। जो आया वो 350 कम लेके आया, इसकी वैल्यू मुझे 650 पता है, इनिशियल वैल्यू 1000 निकल गई आपकी। ठीक है, अब आप बताओ आपके डाउट्स क्या है। बाकी बच्चे जो सब समझ चुके हैं वो यहां से विदा ले सकते हैं, और जिनके डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो परेशान ना हो, इसको बार बार देखो, जिनको समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोग कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आया, 2 बार वीडियो देख लिया, तीसरी बार देखो, ठीक से देखो। ओके, ठीक से देखो। 56वां सवाल रह गया क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम लोग? छूट गया है? अच्छा, चलो कर लेते हैं। एन नंबर्स का औसत 56 है, 60% जो नंबर्स हैं वो 3 से बढ़ेंगे और बाकी 5 से घटेंगे, तो नया औसत क्या होगा? देखो, 60% नंबर का मतलब हो गया 60% और 40%, दो ग्रुप्स हो गए क्वांटिटी रेशियो की अगर बात करूं। इसका रेशियो हो गया 3:2, 20 दूना 40, 20 60। अब आपसे कह रहा है कि ये वाला जो नंबर है ये 3 से बढ़ रहा है, 60% नंबर्स, और ये वाला जो नंबर है वो 5 से घट रहा है। अब बताओ नया औसत क्या है? अगर औसत शुरू में 56 है, तो हमारा एज्यूम्ड एवरेज कितना है? 56। डेविएशन निकाल लें, 3 त्रिका 9 बना, +9, 5 दूनी 10 हो गया, -10 बटे कितने नंबर्स हैं? 5। यहाँ एन का मतलब नहीं है, 60% है, तो ये हो गया 56 - 1/5, ये हो गया 55.8। सी ऑप्शन। 40 कहां से? अरे भैया, टोटल 100% होता है, उसमें से 60% के साथ कुछ हो रहा है, बाकी क्या है फिर? 40% है ना। मैंने कहा तुम्हारे पास जितने भी रुपए हैं उसका 60% मुझे दे दो, तुम्हारे पास क्या बचेगा? 40%। तो 60% और 40% बेसिकली क्वांटिटी रेशियो हो गया। हो गया, क्वांटिटी रेशियो आपका 3:2 हो गया, +3 और -5 दिया हुआ है, मैंने डिविजन लगा के उत्तर निकाल दिया। ठीक है, अब मैं जरा डाउट्स पे आता हूं। अनुपात कहा, बेटा अनुपात का मतलब होता है क्वांटिटी रेशियो। आप वेट रेशियो जो निकालते हो ना, वो क्वांटिटी रेशियो भी तो होता है। अब या तो तुम मान लो 60 और 100, मुझे 60 मान लो तो 40 मानोगे, अब 100 मान लो इनिशियल क्वांटिटी। अब आप इनिशियल क्वांटिटी को अगर n मान के चलोगे तो मतलब आपको एवरेज की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ ये रेशियो ही क्वांटिटी का मैटर करता है एवरेज निकालने के लिए। अब अगर आप n लिखोगे और इसका 60% डालोगे, और आप लिखोगे कि एक संख्या है मेरी 60/100 इंटू n, दूसरी संख्या है 40/100 इंटू n, ऐसे लिख के रेशियो निकाल लो, n से n कट जाएगा, तब भी 3:2 ही मिलेगा। अल्टीमेटली तो मुझे ये चाहिए ना, तो सीधा सोचना शुरू करो ना, 60% है तो बाकी 40% है, रेशियो 3:2 हो गया। ओके, मीन्स के लिए कौन सा बैच करें? लक्ष्य। मीन्स के लिए तो बेटा लक्ष्य बैच करना पड़ेगा। चलिए अब एक एक करके सवाल लेता हूं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखें। सृष्टि जी ने कहा आपकी क्लास के क्वेश्चन तो सारे समझ आते हैं, लेकिन कल मैं पिनाकल मैथ्स बुक से क्वेश्चन कर रही थी तो नहीं बन पा रहे थे। देखिए, इट्स लाइक स्विमिंग। आप स्विम करने जाओ, ट्रेनर को तैरता हुआ देखो, आपको लगेगा वाह कितना आसान है, पैर चलाना है, तैरने लगेंगे। लेकिन जब स्विमिंग पूल में कूदो तो ऐसा होता नहीं है। तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन ए डे, इट्स ए प्रोसेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं उसको समय देके, आप क्या हो, अभी आप यहां हो और आपका एम यहां पहुंचना है। आप पैनिक इसलिए हो रहे हो कि हम तुरंत क्यों नहीं पहुंच गए, यहां से नहीं पहुंच सकते। देयर इज ए स्टेप, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड रिवीजन एंड प्रैक्टिस। कंटिन्यू डूइंग इट। ओके, कंटिन्यू डूइंग इट। रिवाइज करो, सवाल लगाओ, रिवाइज करो, सवाल लगाओ। ये दवा नहीं है कि आपने पी लिया और ठीक हो गया, ऐसा मैजिक नहीं है। आपको दिमाग को वो जो कॉन्सेप्ट है उसके एप्लीकेशन के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, एक एक सवाल पे जूझो, टाइम दो, ऐसा नहीं होता है। तो तुरंत आप ये मत देखो आपका गोल क्या है कि मैं बैठूं और मुझसे सवाल तुरंत निकल जाए, ये तुरंत होगा नहीं। धीरे धीरे करो, हर सवाल में सोचो, जो लॉजिक मैंने पढ़ाया है उस लॉजिक को अप्लाई करने की कोशिश करो, हर सवाल में वक्त दो। अब आप अगर ये टारगेट लोगे कि घंटे भर में मैं 30 सवाल लगाने हैं, नहीं लगेंगे आप सभी। आप घंटे भर में 10 ही सवाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ समझ के करो कि डेविएशन ऐसे यूज करना है, ये ऐसे करना है, स्पीड अपने आप बन जाती है। ठीक है, द सीड डज नॉट बिकम ए फ्लावर इन ए सिंगल डे। आपने देखा है नेचर में कोई बीज होता है वो तुरंत ही फूल नहीं देता है,
कुछ दिन तो उसको जर्मिनेट होने में लगता है, फिर पौधा बनता है, फिर कहीं फूल आते हैं, वक्त लगता है। प्रैक्टिस कैसे करें? लाइव क्लास और नोट्स में ही समय निकल जा रहा है, गाइड करें। अच्छी प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट सीखो। प्रैक्टिस के लिए हम प्रैक्टिस सीट आपको देंगे, अपडेट सेक्शन में मिल जाएगी, आपको कल डलवाएंगे। और प्रैक्टिस शीट करने के बाद फिर आपको पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी टीसीएस ने पूछे, सारे सवाल नहीं करने पुराने, तो टीसीएस वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है? क्लियर? तो ये चीज करनी है। और उसके लिए जो बुक है मेरी अभी आने वाली है कि 5100 क्वेश्चंस की, 5100 प्लस क्वेश्चंस की, वो किताब ले लेना, बस उसी सवाल करने हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। ओके, ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन समझने में ज्यादा समय लग जाता है, सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, सर कैसे मैनेज करें? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है नितेश, मैं आपको तुरंत ये तरीका नहीं बता सकता हूं कि आप कैसे जल्दी जल्दी पढ़ने लगेंगे, है ना? ये स्पीड हमेशा ध्यान रखना आती है, पहले तो आपको सीखनी पड़ती है। जैसे कार चलाने गए, अब कार चलाने गए तो पहले कार के बेसिक सीखने पड़ेंगे, गियर कैसे लगता है, क्या होता है, तो वक्त लगता है। साइकिल पहली बार कैसे चलाई थी आपने? तुरंत तेज चलने लगी थी क्या? बाद में हैंडल छोड़ के चला रहे थे? तो यू नीड टू गिव सफिशिएंट टाइम सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। कभी भी कोर्स को दवा की तरह मत समझना कि आज खाया और ठीक हो गए, सप्लीमेंट की तरह काम नहीं करता है। इट्स अ ग्रेजुअल मसल बिल्डिंग, टाइम लगता है इसमें। तो आपको जितना भी समय लग रहा है सवाल को समझने में, देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी इशू है, आप कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करने में वक्त लगा रहे हो, लगाओ। ये एक बार की मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, चमत्कार नहीं होगा। तो जंप मत करो प्रोसेस को, हवाबाजी में कुछ भी इंप्रूव नहीं होता है। एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम, कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, डोंट ट्राई इट। आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन खुद से रख रहे हैं, ठीक है? रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि आपको लगता है कि सर ने एवरेज पढ़ा दिया, अब तो मैं फट फट करके सवाल लगाने लगूं। नहीं होगा ऐसे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा, इस दिशा में आपको चलना पड़ेगा। तो ध्यान रखो, धैर्य के बगैर कुछ नहीं होना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, इट टेक्स टाइम, एवरी गुड थिंग्स टेक्स टाइम। वो समय दो, पैनिक मत हो। ओके, इस बुक में जो क्वेश्चन है हो नहीं पा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, फिर से ट्राई करिए, फिर कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, फिर ट्राई करिए, ऐसे कैसे बन जाएंगे? ठीक है, मैंने फिर से बोला बेटा, कोर्स को चमत्कार की तरह नहीं लेना है। आपको कॉन्सेप्ट मैंने सारे दे दिए, अगर आप उन कॉन्सेप्ट का ठीक से रिवीजन करोगे और किताब में सवालों को पढ़ के पैनिक मत हो, सवालों को देखो और सोचो कि कैसे होगा ये, क्या करें, सर ने डिवीजन पढ़ाया था, डिवीजन कैसे लगाएं। तो आप जब कॉन्सेप्ट में लैग करते हो तभी सवाल नहीं होता है। तो आप कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ कॉन्सेप्ट के, अगर नहीं बनाए तो बना लो, और उसको रिवाइज करके फिर सवालों को ट्राई करो। अगर नहीं समझ में आता तो उनके सोल्यूशन भी देख लेना, वो सोल्यूशन आपको पसंद भी नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट एक सोल्यूशन मिल जाएगा। देन आप ट्राई करो कि डेविएशन से कैसे लगाएंगे, सर ने कैसे किया था, ठीक है? तो धीरे धीरे होगा बेटा, परेशान नहीं होना है आपको, डोंट वरी। सर नहीं पीपीटी प्लीज बताओ कैसे मिलेगी? लाइव में इतनी स्पीड होती है, नहीं समझ में आता। अगर पहले से क्वेश्चन खुद से किया होगा तो जल्दी समझ में आएगा। अभी तक 4th क्लास में, देखिए क्लास में आने के पहले क्वेश्चन पढ़ के आइए। पहली बात, बच्चे मैंने देखा क्लास में आ जाते हैं, शीट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, अपडेट सेक्शन में पड़ी हुई है, तो जब भी आगे की क्लासेस होंगी मैं शीट पहले दे दूंगा आपको। जैसे कल तो रेशियो में थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आपको शीट दिलवा दूंगा। तो क्लास में आने के पहले क्वेश्चंस को एक बार कम से कम पढ़ के तो आइए खुद से, जितना भी समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, एक बार रीडिंग करके अगर आप क्वेश्चन किया होगे, समझने की कोशिश करोगे, तो क्लास में क्वेश्चन को समझना आसान रहेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा आप। और फिर घर पे जाके इस वीडियो को देख के, वीडियो को देख के आप अपना नोट्स बनाओ। क्लास में सिर्फ समझने पे जोर देना है, एक रफ शीट के साथ बैठो, रफ कॉपी के साथ, और उसके साथ सवालों को जहां पर कहूं सॉल्व करो वहां सॉल्व करो, और ऐसे करके करने की कोशिश करो, ठीक। हम, अनुष्का जी ने बोला हम परसों ही ज्वाइन किए हैं, पिछला हो जाएगा ना कवर, कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंटिन्यू करो। आप पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कंटिन्यू करो। देखिए जहां से लाइव आप जुड़ चुके हो वहां उस चीज को लाइव पकड़ो, ताकि इसमें कोई गैप क्रिएट ना हो। इसमें गैप नहीं देना है आपको, डे 1 से रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ठीक से फॉलो करना है। एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन के टॉपिक का कोई लिंक नहीं है, तो मैं जानबूझ के एवरेज के बाद रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूं। ऐसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि आपको रेशियो में समझने में दिक्कत होगी क्योंकि आपने एवरेज नहीं पढ़ा है। पैरेलली आप एवरेज की भी जो 7 क्लासेस हैं इसको कवर कर लेना, ताकि आप बिल्कुल क्लास के साथ आ जाओ, ठीक है? दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तो रेशियो प्रोपोर्शन तो आप कल से लाइव ही शुरू करेंगे, ओके? क्लियर? मोहित जी ने कहा मैंने सुना है कि अर्जुना 1.8 बैच को 1 साल लगे थे और ये बैच 6 महीने का है, कुछ छूटेगा तो नहीं? देखिए अर्जुना को 1 साल लगे, ये बात बिल्कुल सही है। 1.2 को हमने इस बार कोर्स को रीडिजाइन किया है जानबूझ के कि भाई अब मेंस में 4 सब्जेक्ट हैं, तो उसके हिसाब से हम साल भर पूरी मैथ्स नहीं पढ़ा सकते हैं। बट कोर्स की रीडिजाइनिंग में इस बात का ध्यान रखा गया है कि आपका जो लर्निंग आउटकम है, एलओ जिसको बोलता हूं, लर्निंग आउटकम, वो 100% ही रहेगा। तो कोर्स को हमने थोड़ा कंडेंस किया है, रीडिजाइन किया है, बट इसका लर्निंग आउटकम कम नहीं हुआ है, ठीक है? जैसे आपने देखा रेशियो मैंने 2 क्लास बढ़ा दी, एवरेज में 5 के बजाय 7 लिए, तो जितना जरूरत है उतना पढ़ाएंगे, बट कोर्स को हमें छोटा इसलिए भी रखना है कि अब एग्जाम साइकिल छोटी हो गई है। अब मैं आपको 1 साल पढ़ाऊंगा तो फिर क्या 2025 का एग्जाम थोड़ा देना तुमको? तो अब मेरे जितने भी कोर्सेज अर्जुना के आएंगे वो 6 महीने के ही होंगे। तो पहले मैं थोड़ा बहुत स्लो पढ़ाता था, सुपर स्लो क्लासेस होती थी, सुपर स्लो, क्योंकि पता था कि बच्चों के पास भी टाइम है और
200 नंबर का मैथ्स है मेंस में, तो कोई बोलता भी नहीं था कि इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहा हूँ ठीक है, खूब धीरे धीरे पढ़ाते थे। प्रीलिम्स एग्जाम, बीच में एग्जाम आ गए तो महीने भर की छुट्टी भी कर देते थे, तो वो सब चीजें इसमें नहीं है। तो बैच काफी बेटर डिजाइंड है, लर्निंग का उतना ही है। तो आप पुरानी बातें भूल जाओ बेटा, मैंने क्या बोला है कि मेरे ऊपर आपको ट्रस्ट करके चलना है, बस विश्वास करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, अब इधर उधर की बातें मत सुनो, ठीक है। कौन क्या बोल रहा है, आप क्लास पढ़ो, क्लास समझ में आ रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट सारे हो रहे हैं क्लास में, आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा हूँ एक भी। क्लास नोट्स कब तक आएगा, ऑनलाइन हमें खरीदना है, अवेलेबल करा दीजिए। चंदन जी अभी क्लास नोट्स का यार मैं कंफर्म आपको नहीं कर सकता हूँ, एक बार हमने अरिथमेटिक का क्लास नोट निकाला भी था, फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, बात करेंगे, अगर वो रिकंटिन्यू हो सकता है तो आप वो खरीद सकते हैं, ठीक है। कह रहा है एक बार सुन लीजिए नोट्स कहाँ से मिलेगा। देखिए क्लास में जो मैं पढ़ाता हूँ, ये जब क्लास का आप रिकॉर्डिंग देखने जाते हो तो नीचे ही ऑप्शन आता है डाउनलोड पीडीएफ, राइट। देयर इज एन ऑप्शन एट द बॉटम, डाउनलोड पीडीएफ, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन का ऑप्शन आता है। तो लेसन जब आप ऐप में खोलोगे ना बाद में, तो आपको नीचे दिखता है डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बता दीजिए मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? डिटेल्ड स्ट्रैटेजी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये सवाल आपका वेग है बेटा, सवाल थोड़ा अच्छे से पूछो, किस चीज से रिलेटेड पूछ रहे हो आप? एग्जाम के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाँ जी, ओके। नीतीश जी कह रहे हैं टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, सारे सब्जेक्ट को कैसे करें सब। देखो ये प्रॉब्लम हमेशा तैयारी में रहेगी, आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। चारों सब्जेक्ट रोज पढ़ने की जरूरत नहीं, 2 सब्जेक्ट एक दिन पढ़ो, 2 सब्जेक्ट एक दिन पढ़ो, ठीक है। अब जो क्लासेस कर रहे हो वो डेली करो, बाकी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसमें 2-2 बना लो, ताकि तुम ठीक से एक सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा आपको। देखिए समय तो बेटा देना पड़ेगा, कोई भी चीज सीखनी तो टाइम देना पड़ेगा आपको। तो वो टाइम की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, सबको होती है। कोई भी ऐसा नहीं कि अब कोई रिपीट कर रहा हो, तीसरी बार तैयारी कर रहा हो तो बात अलग है कि वो फुल टाइम बैठा हुआ है सिर्फ रिवीजन कर रहा है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं, वो 4 सब्जेक्ट पढ़ ले। आप 2 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी एक दिन करो, दो एक दिन करो, इस तरह से बांट लो। क्लास रोज करनी है, क्लास के साथ बने रहो। तो ये अच्छी प्रॉब्लम है, चलती रहेगी तुम्हारी तैयारी में, पर तैयारी हो जाएगी, आप परेशान हो। शीट कौन सी लगानी है, जो कल दिया आपने या फिर आप जो दोगे? जो मैंने आपको शीट दी है अभी काव्या, वो क्लास एक्सरसाइज दिया है आपको। आपको मैंने क्लास एक्सरसाइज दिया है अभी, जो क्लास में 80 क्वेश्चन कराए हैं, वो एक पीडीएफ के तौर पे दिया कि अगर आपको प्रिंट निकालना है तो निकाल लो, ठीक है, या फिर मोबाइल में सेव करना है तो कर लो, एक साथ सवाल सवाल है बस। मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगा कि कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, तो प्रैक्टिस शीट्स भी आपको मिल जाएंगी, तो प्रैक्टिस शीट से भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। वो भी मिल जाएगी आपको। कहाँ मिलेगी? आपके ऐप में एक अपडेट सेक्शन है, उसमें मैं कल एवरेज की प्रैक्टिस शीट अपडेट करा दूंगा, ठीक है। किसी ने पूछा था कहाँ मिलेगी, तो इसका जवाब हो गया, अपडेट सेक्शन में आपको शीट मिल जाएगी। हाँ जी, ये इसका जवाब दे दिया मैंने, मिस्टर नोबडी जी का जवाब, ओके। चैप्टर खत्म होने वाला है, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लें, बिल्कुल लगाइए। आप पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए और मेक श्योर कि आपने एवरेज के नोट्स जरूर बना लिए हैं। कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, नोट्स बना लीजिए, और फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए, ठीक है। और हमारी प्रैक्टिस शीट भी है, तो अगर दोनों लगा लो तो बहुत अच्छी बात है। 5/4 को यूज नहीं करके कुछ और प्रोसेस है, क्योंकि परसेंटेज नहीं पढ़े अभी। नहीं देखो, 5/4 तो लिखना ही पड़ेगा ना। अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़े हो तो आप कहोगे किसी भी चीज में 25% अगर ज्यादा होता है तो बेसिक है ये। परसेंटेज बेटा 10th में तो पढ़े ही होगे, तो वहां से यूज कर लो कि कोई वैल्यू इनिशियली 100 है और 25% से बढ़ गई तो 125 हो गई। इसका रेशियो ही 5/4 होता है, ये 5 है तो ये 4 होगा। तो आप अभी इतना ध्यान कर लो कि 25% से अगर कोई चीज बढ़ जाती है तो वो चीज 5/4 गुना हो जाती है। जाके जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो ये चीज तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अभी इतना ध्यान रखो कि कोई चीज 25% से बढ़ के 5/4 गुना हो जाती है, ये आप ध्यान रखो अभी, ठीक है, परेशान ना हो इसके लिए। ओके, अगला सवाल चिन्मय जी के बाद अगला सवाल अभिनव जी का है। फॉर्मूला पूछ रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। यार इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया तो था अगले पेज में, 2n+1/3 आया था। एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, n अगर n बार होगा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका औसत क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला 2n+1/3 था, ठीक है। और n कैसे निकालोगे? यहां देखो 9 बार आया, तो n की वैल्यू 9 हो गई। यहां पर आखिरी नंबर जो 9 बार रिपीट हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, 9 बार रिपीट हो रहा है, तो यहां n की वैल्यू 9 रखी मैंने, और आंसर आ गया। इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको बताया था, तो आप एक बार ठीक से देख सकते हैं इसको। मेरा प्रीवियस ईयर बुक कब अवेलेबल होगा? ओके, यार कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने के अंदर तो आ ही जाए, सब कुछ सॉर्ट हो गया है, आ जाएगा। ओके, आगे आते हैं। सुदर्शन जी के बाद अगला सवाल है हर्ष जी का। सर मैंने एकदम प्रॉपर नोट्स बनाया है एक क्वेश्चन का, बट सर मुझे कोई क्वेश्चन करते बार बार नोट्स में देखना पड़ता है, प्लीज हेल्प मी, मैं बहुत मेहनत करता। आप मेहनत करो बेटा, सही काम कर रहे हो, इसका कोई समाधान नहीं है। आप नोट्स देख रहे हो तो गलत बात क्या है? आप कॉन्सेप्ट के लिए नोट्स देख रहे हो, अच्छी बात है, ऐसे तो सीखोगे। तो ये बेटा करना पड़ेगा, इसमें आप परेशान मत हो, बट ये चीज धीरे धीरे कम होने लगेगी। आप देखोगे एक बार आपका फ्लो मेंटेन होने लगेगा जब, तो ये चीज कम होने लगेगी थोड़ा। तो ये गलत प्रोसेस नहीं है, आप मेहनत करो, मेहनत करना पड़ेगा। एक बार गणित में मेहनत ऐसी कर लोगे, जिंदगी में दोबारा कभी दिक्कत आपको गणित में नहीं होने वाली। तो मेहनत करना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, किसी ने डाउट पूछा है, वो सवाल डिस्काउंट और परसेंटेज का है, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा तभी मैं डाउट लूंगा।
अभिनव जी, है ना? एक बार आप मुझसे टॉपिक पढ़ें, तब मैं उसका डाउट पिक करूंगा ताकि मैं अपने तरीके से उसको समझा पाऊं। अनु जी ने बोला मुझे पॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, उसको सीखने के लिए क्या करें? लास्ट में जो डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है सर कैसे सीखें? अनु जी क्लास में बने रहिए, कैलकुलेशन जो पर्सपेक्टिव है आपका वो सब सही कर दूंगा। धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ने दो, आप देखोगे जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ा दूंगा उसके बाद की कैलकुलेशन में बहुत रिमार्केबल चेंज आएगा। तो ये थोड़ा धैर्य का विषय है, आप वेट करिए, कॉन्सेप्ट को बस अच्छे से सीखते जाइए, क्लास नोट्स बनाते जाइए, ठीक? एक तरह इसका कैलकुलेशन थोड़ा कर दीजिए, इसका कैलकुलेशन करके दिखाई दीजिए। दिखाया तो था इसका कैलकुलेशन करके यार, ठीक है? 17 है, अब तुम कर रहे हो इसको जोड़ना। आप देखो एक फॉर्मूला बता दूंगा तो मैं तुमको, मैंने कैसे किया था, चलो उसी से कर देते हैं। मैंने कहा था यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स निकालो पहले, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर हो तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स 31 आए थे, तो यहाँ नीचे क्या लिखा था, मैंने 31 लिखा था, ठीक है? नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे निकलेंगे। फिर इसका सम कैसे निकलेगा, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 31, तो आप कहोगे 31 इंटू एवरेज। सम क्या होता है किसी भी सीरीज का? सम होता है नंबर ऑफ टर्म्स इंटू औसत। एपी का औसत क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो आप कहोगे 45 प्लस 15/2 कर लेते हैं, तो ये 60/2 हो गया, 30 के बराबर हो गया, यहाँ आप 30 लिख लो। तो आपकी कैलकुलेशन हो गई 17 इंटू 31 इंटू 30/31। 31 से 31 कट गया, 510 आ गया। दैट्स योर आंसर, ठीक है? हाँ जी, क्लियर है? यस गौतम जी, आपको आपका डाउट क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है विष्णु जी का। विष्णु जी कह रहे हैं मुझसे कि सर प्लस 150 और माइनस 150 से डेविएशन 0 हो जा रहा है, तो 50 कैसे आया, समझ नहीं आ रहा है। ओके, कौन सा सवाल था यार? अच्छा, ओके ओके, एक मिनट, ये पारी वाला सवाल था। 37 पारियों का औसत कितना था? अच्छा, ये वाला सवाल है, 25 था। और फिर था हमारा कि 35 जो पारियां हैं, अगर हम उनके औसत की बात करें, जब हम हाईएस्ट और लोवेस्ट को हटा देते हैं तो हमारा औसत 3 से कम हो जाता है, यानी 22 हो जाता है। ये सवाल था। ओके, तो आप करो प्लस 150 और माइनस 150 माइनस। अब देखो मैं समझा रहा हूँ, फिर से पूरा केस समझा देता हूँ। मैंने ये कहा सिंपली कि देखो हाईएस्ट और लोवेस्ट अगर 25-25 लेके जाते, यानी इनका टोटल 50 होता, दो लोग हैं, अगर ये सिर्फ 50 लेके जाते तो औसत बदलता ही नहीं, 25 ही रहता। लेकिन जो बाकी 35 लोग हैं उनका औसत अगर 22 हो गया है, तो इन सब ने 3-3 इनको दिया है, 22 लोगों ने और 35 लोगों ने, इसलिए टोटल 155 हो गया। राइट? समझिएगा इस बात को, समझिएगा इस बात को, क्लियर है भाई? 37 लोगों का औसत 25 है, अगर वो दो लोग जो गए वो 25-25 लेके जाते हैं, यानी 50 लेके जाते टोटल, हाईएस्ट और लोएस्ट वाले, तो औसत उतना ही रहता 25। लेकिन हम करें नहीं, ये 50 लेके नहीं गए, बाकी बचे लोगों का औसत 22 हो गया, तो उन लोगों ने 3-3 इसको दिया, तो 35 दिया, 105 और मिल गया इनको। 50 था, 105 और मिल गया, तो 155 हो गया। इसलिए हाईएस्ट प्लस लोएस्ट 155 है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि इनका जो अंतर है वो 55 है, तो यहां से सॉल्व कर लो आप, ठीक है? क्लियर है? पीआईक्यू करने की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। हर चैप्टर में 300 क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल 300 होते हैं, बट 300 यूनिक क्वेश्चन नहीं होते हैं बेटा। ये 300 क्वेश्चन यूनिक नहीं होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे 4 सवाल होते हैं, तो उनमें चारों को मत करो, एक कर लो, ठीक है? आप देखोगे 300 में से तो यार 150 सवाल तो बड़े आसान होते हैं, ऐसे हो जाते हैं धड़ करके, एक सवाल दूसरी टाइप का दूसरा सवाल। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, मेरी बुक आ जाने दो, बुक आने के बाद मैं किसी और की किताब की बुक यहाँ नहीं लगा सकता, पेज कॉपीराइट इश्यूज होते हैं। मेरी किताब आने दो, मैं एक चैप्टर का पूरा पीडीएफ लेके आऊंगा और समझाऊंगा कि सवाल कैसे करने हैं पीवाईक्यू, ठीक है? और कुछ दिन रुक जाओ। आप जो कैलकुलेशन वाली क्लास करा रहे हैं वो हमें करने चाहिए या नहीं? आपके पास टाइम है तो कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में वीओडी देख लेना उसका, ठीक है? आपकी क्लास में भी वो घूम फिरा के डिस्कशन होगा उसका कहीं ना कहीं, बट अब स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, हफ्ते में 2 ले रहा हूँ मैं, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की। आज 9:30 बजे क्लास है, तो अगर आपके पास वक्त है तो आ जाओ, या फिर उसकी वीओडी देख लेना, फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। ओके। रोहित, 62 के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं क्या? यार ये कौन सी इमेज लेके आ गए, मुझको कुछ नहीं दिख रहा है यार, घबरा गया हूं मैं। बताओ ऐसी फोटो लेते हो कि कुछ दिख नहीं रहा है, हिला दियो पूरा बिस्तर, वो देखो चादर भी हिला हुआ है ना? फोटो सही से दो ना, मैं कैसे करूं बताओ, समझ नहीं आ रहा है क्या है। ओके, प्रैक्टिस शीट कहां मिलेगी बेटा? इसी ऐप में आपके एक अपडेट सेक्शन होता है, ठीक है? अपडेट सेक्शन में डालता हूं मैं, तो ये प्रैक्टिस शीट कल मिलेगी, आज नहीं, ठीक है? प्रैक्टिस शीट में कितने क्वेश्चन होंगे कल ही बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है? ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे, घबराओ मत, इतने ज्यादा भी नहीं होंगे कि तुम डर जाओ। आंसर योर डाउट, यहां पर कह रहा है आई एम ए न्यू मेंबर। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत अंकित जी आपका। वेयर विल आई गेट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीट? एंड सर आई डू नॉट कैपेबल अंडरस्टैंड सब क्वेश्चन, आई लेफ्ट फॉर क्लास, आई एम स्टिल लिटिल कंफ्यूज। पहली बात तो बेटा जो क्लास छूटी है आपकी उनको एक एक करके देख लो, कल से नया टॉपिक शुरू है रेशियो, उसमें बिल्कुल डे 1 से आइए।
अपडेट सेक्शन में प्रैक्टिस सीट आएगी, और प्रैक्टिस सीट लगाने के पहले आपको क्लास एक्सरसाइज देखनी है, पहले ये वीडियोस देखने हैं ठीक से, बाद में प्रैक्टिस सीट लगाना, शुरू में नहीं। ठीक है, नोट्स में क्वेश्चन लिखें क्या? सारे नहीं बेटा, सारे नहीं। ओके, रेशियो चैप्टर होते टाइम एवरेज के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या? हाँ, मना तो नहीं करूंगा मैं, डिपेंडिंग ऑन क्लास टाइमिंग मैं करा दूंगा, या बाद में एवरेज का कोई डाउट क्लास सेपरेट भी कर लेंगे, दिक्कत नहीं है, तो आप पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं कि मना कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके। एक बच्चा पूछ रहा है नोट्स में सारे क्वेश्चन लिखे क्या? नहीं, सारे क्वेश्चन मत लिखो। देखो, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, समझना, इसमें कुछ बच्चे हैं जो सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं अभी ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में, वो लोग तो बिल्कुल नोट्स में सब कुछ लिखें, क्योंकि आपके पास वक्त है। लेकिन जो सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सारे सवालों को बैठ के लिखो, बिकॉज तब आपका पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, वो तो लिखना ही लिखना है, एंड आपको लिखने हैं की क्वेश्चंस। की क्वेश्चंस का मतलब है कि जिस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को है, जो क्वेश्चन आप जानते हो कि यार थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ सर ने नया सा बताया जो बिल्कुल ऑब्वियस सा नहीं था, तो उन क्वेश्चंस को नोट करना है। तो मेरा ये मानना है कि अगर लेट्स से हमने 80 क्वेश्चंस किए, ठीक है, तो इन 80 क्वेश्चंस में इसका जो लगभग लेट्स से 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके नोट करने लायक होंगे, लेट्स से, ठीक है, तो वो 30 क्वेश्चन नोट कर लो, 25 से 30 क्वेश्चन। कुछ लोगों के लिए 20 ही होंगे, वो 20 नोट कर लें, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या लगता है कि किन सवालों को आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, या किन सवालों में कुछ यूनिक सा था। जैसे हमने वो 17 वाले सवाल किए, 17 लोग 17 को भगा दो तो एवरेज क्या होगा, वो सवाल तो नोट ही करना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है। तो जो सवाल थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, जो सवाल समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, कुछ की कॉन्सेप्ट है, उनके नोट्स बनाना है। जो 24 के बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। वेयर विल आई गेट रिकॉर्डेड वीडियो? बेटा कोर्स में जाना है, जब ये क्लास खत्म हो जाती है तो यही वीडियो इज रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हो जाता है, तो कोर्स में जाके आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ क्लिक किया लाइव क्लास के लिए, ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाता है। ये कह रहा है मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा कर पा रहे हो, देखो अविदेश जी आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर पा रहे हो। ठीक है, आपके डाउट में लिखा, मैंने बता दिया आपको। हम ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है, फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा 2024, कॉलेज के साथ हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी ना? यार कॉलेज पे कम ध्यान दो, बस ऐसा करो कि फेल मत हो जाना। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका अल्टीमेट गोल एसएससी है तो क्या करोगे ग्रेजुएशन में ज्यादा नंबर लेके? ग्रेजुएशन में नंबर उन लोगों को चाहिए जो टीचर उचर बनना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल और इसमें, तो वो गोल है, तो शायद इन नंबर्स का वेटेज होता है। तो आप ये देख लो, अगर आपका गोल सिर्फ सीजीएल है तो कॉलेज पे कम ध्यान दो और तैयारी पे ज्यादा ध्यान दो, टाइम निकालो, ऑप्टिमाइज करो, तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, 24 प्री कब तक होगा? यार अभी तो नहीं पता अमित जी, अभी तो नहीं पता मुझे भी, तो आप अभी पढ़ने पे ध्यान दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, और जैसे लास्ट ईयर जुलाई में कैलेंडर आ गया था, तब जाके दिसंबर में एग्जाम हुआ था, अभी तो कैलेंडर भी नहीं आया जुलाई में, तो ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम दिसंबर में होने जा रहा है। ठीक है, तो टाइम है अभी, राइट, देयर इज टाइम। किसी ने बोला कि सर मैं बहुत इमोशनल हूँ, कोई फाइनेंशियल बहुत बेकार। देखिए अमित जी, आपकी जो भी इमोशनल कंडीशन हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, सुधारना बेटा आपको ही है। अब आज आप अगर इस सब्सक्रिप्शन में आए हो और पढ़ रहे हो मुझसे, तो आपके पास वो टूल तो है कि अपनी किस्मत बदल लो, तो अब बस मेहनत पे ध्यान दो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से कुछ होता नहीं है, परिस्थिति बदलनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो वही करो आप इसको मोटिवेशन की तरह लो कि मुझे इस स्थिति में नहीं रहना है। जब मैंने बताया आपको, मैं क्लास 10th का एग्जाम दे रहा था और वो एग्जाम सेंटर पे बोरे पे बैठा हुआ था, और वो बैच आई और उन्होंने बोरा बोला झाड़ो, पूरी कॉपी धुल धुल हो गई। मुझे लगा कि मेरा भविष्य तो ऐसे यहाँ ऐसी जगह से कहाँ ही बना पाऊंगा मैं अपना, बट दिन अंदर से आवाज आई यार इससे बाहर निकलना है मुझे। तो बस वो मोटिवेशन लो। तो हर सिचुएशन को कैसे देखना है ये आपके हाथ में, सिचुएशन तो जो है वो है, देखना कैसे है वो आपके हाथ में। ठीक है, ये कह रहा है सीजीएल के साथ बीएड कर सकते हैं क्या? करने को तो कुछ भी कर सकते हो यार, बट अगर अल्टीमेट गोल सीजीएल है तो सीजीएल पे टाइम बस ज्यादा देना, बीएड करते रहो साथ साथ में। बीएड में कितना पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ना होता होगा मेरे ख्याल से। ठीक, आगे आता है। अर्जुना बैच के जीएस के पीडीएफ A4 साइज में करा दीजिए ना सर, प्लीज, प्रिंट करने में दिक्कत होती है। नीतीश जी बोल दूंगा मैं टीम को एक बार, इस पे फैकल्टी को भी सुझाव दें और जो कर सकते हैं करें, पूछता हूँ। ठीक है, अब आते हैं सुधास्तो जी का डाउट क्या है, देखते हैं। 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का औसत डी है, पूछा क्या आपने? 4th नंबर नहीं होगा सर, 3rd डी, 3rd माइनस डी। नहीं नहीं बेटा, 3rd लिख दिया क्या मैंने? एक मिनट, हाँ ठीक है, ये सही करो, यहाँ 3rd नंबर गलत लिख दिया मैंने, शायद 4th ही होना चाहिए, है ना? 3 इधर 3 इधर, हाँ ठीक कह रहा हो, ये 4th होना चाहिए, है ना? सही बोल रहा हूँ, ये 4th ही होना चाहिए, बिकॉज अगर मेरे पास 7 नंबर है तो मिडिल नंबर आपका 4था नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग करेक्ट कर लेना प्लीज, सही बोल रहे हैं। हाँ जी, देखो ये बच्चा क्या पूछ रहा है यार, ये फॉर्मूला ये नहीं होगा। यार बेटा मैंने ड्राइव किया अगले पेज में, अगला पेज तुम लेके ही नहीं आए। ये जो वैल्यूज आपको दी है ना यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये इससे क्या निकलेगा? इससे सिर्फ टोटल सम आएगा, सम नहीं पूछा है आपसे, एवरेज पूछा है।
तो मैंने अगले पेज में डिराइव किया हुआ है, उसको तुमने देखा ही नहीं, तुम ये पेज बस देख रहे हो बस। ये सम आएगा, फिर एवरेज निकालने के लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं हम, उसका भी तरीका मैंने बताया है, और फिर दोनों को जब डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली यही बचता है। तो आप इस नोट्स का अगला पेज या पिछला पेज देखो, उसमें पूरा फॉर्मूला डिराइव करके लिखा हुआ है, कैसे ये आया। ये सीधा नहीं लिखा है मैंने, डिराइव किया था इसको, अगले पेज में होगा शायद उस नोट्स में, देखना। गुंजन जी कह रही हैं कि सर मैं मैथ्स में बहुत दुखी हूं, क्या करूं, आज पहली क्लास है। दुखी नहीं होना है, आप सही मास्टर के पास आए हो, तो मास्टर के साथ पढ़ाई करिए बस अच्छे से, मैथ्स अच्छी हो जाएगी आपकी। दिल से मेहनत करिए। दुखी होने से कभी आज तक कुछ इंप्रूव हुआ है जिंदगी में कि बैठ के रोना रोते रहे कि काश ऐसा हो जाए? नहीं होता है, काश काश चलता रहता है ऐसे ही। मेहनत करने से चीजें इंप्रूव होती है। तो आप दुखी मत रहिए, पहली बात तो खुश रहिए। बच्चों को दुखी देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है। परिस्थितियों से संघर्ष करना सीखिए, है ना, दुखी नहीं होना। कैलकुलेशन क्लास कहाँ होता है? स्पेशल क्लास में हो रहा है अभी फिलहाल। ओके, हाँ जी। और क्या बचा है? ओके, आई थिंक एंजाइटी को कैसे फेस करें। एंजाइटी एंजाइटी यार देखो, बहुत ज्यादा आप कहीं ना कहीं सोचते हो फेल्योर के बारे में, इसलिए होती है एंजाइटी, राइट? ज्यादा सोचिए मत, जिंदगी में इतना भी नहीं सोचना होता है। आपने एक टास्क पकड़ा है, सीजीएल निकालना है। सीजीएल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो, पढ़ो। तो बस इसी पे फोकस करो, बहुत ज्यादा इधर उधर का दिमाग मत लगाओ। पढ़ने पे ध्यान दो, अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो बस। एंजाइटी आप लोगों की एज में होनी ही नहीं चाहिए, बट चूंकि जॉब प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से एंजाइटी होती है, नेचुरल है। थोड़ा मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, ये दोनों चीज़ों से हेल्प मिलती है, राइट? ये दोनों चीज़ें करिए। थोड़ा अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, ठीक है? तो जैसे यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस हैं, रील्स वगैरह मत देखो। कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें भी देख सकते हो आप, ओशो सुन सकते हो, सदगुरु सुन सकते हो, रविशंकर जी को सुन सकते हो। तो देयर आर मेनी मेनी पीपल हुम यू कैन लिसन टू, ताकि आपकी लाइफ को एक पर्सपेक्टिव मिले। बट इतना भी मत सुनना कि उसी में खो जाना। कई लोग सुनने लगते हैं, फिर कहते हैं सर जिंदगी में तो कुछ रखा ही नहीं है सर। स्पिरिचुअल बन जाते हैं तुरंत ही पूरा। ऐसा भी नहीं होना है आपको, भोगना है जीवन भाई। ठीक है? तो बस दिमाग को शांत रखने के लिए, पर्सपेक्टिव के लिए थोड़ा बहुत सुन सकते हो, वरना मेडिटेशन एक्सरसाइज से काम चल जाएगा आपका। बाकी मैं तो हूं ही, बताता रहूंगा तुम्हें। सर यहाँ 61 लोगों का एवरेज -2 से ड्रॉप हो रहा है, लेकिन आपने सिर्फ 52 का -2 से क्यों निकाला? प्लीज एक्सप्लेन। कौन सा सवाल है? एक मिनट, जस्ट एक मिनट बेटा, एक मिनट देख लेता हूँ मैं सवाल। ये सवाल है, शुभम जी ने पूछा है, 52 स्टूडेंट 9 लोग। हाँ देखो बेटा, क्या होता है, आप डेविएशन को कैसे समझना है आपको। अगर मैंने पूरे 61 लोगों को देखते हुए एक डेविएशन निकाला प्रीवियस एवरेज के रेस्पेक्ट में, तब हम 61 लोगों में बांटते हैं। जैसे यहां क्या हुआ है, यहां क्या किया मैंने, यहां मैंने बोला कि मेरे पास 52 लोग हैं और मेरे पास 9 लोग हैं। इन 52 लोगों का जो औसत है वो 2 से डिक्रीज करना है हमें, ठीक है? तो दो चीजें हुई हैं। पहला, टोटल मेरे पास 31 और आया है, लेकिन औसत गिराना है मुझे, तो मैं इसको नहीं दे सकता हूं 31, तो मैंने इन 9 लोगों को वो 31 पकड़ा दिया। फिर मैंने ये बोला कि यार देखो ध्यान से, कि इन 52 लोगों का औसत जो भी था, वो औसत मुझे 2 से गिराना है। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इन 52 लोगों का औसत अगर 2 से गिराना है, तो मुझे इन 52 लोगों से 2-2 लेना पड़ेगा, यानी मुझे 104 देना पड़ेगा, तब जाके इन लोगों का औसत गिरेगा। ये 104 भी मुझे इन्हीं 9 लोगों को देना पड़ेगा। यस। अब ये जो 9 लोग हैं वो 135 लेके बैठे हैं, जिसको मैं डिवाइड करूं तो औसत कितना आ गया? 15 का एवरेज आ गया। इन 9 लोगों का एवरेज 15 का आ गया, बिकॉज इतना इनके पास आया और इतने से इनका औसत इतना बन गया। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कि ये जो वैल्यू थी 31 और 104, क्या हम वापस इनमें बांट सकते थे? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इनसे लेकर इनका औसत 2 कम किया है, क्योंकि इनको तो 2 से कम करना है, तो इनको हम और नहीं दे सकते। अब इनको देंगे तो औसत तो फिर से बढ़ जाएगा इनका। तो इनको पहले हमने 2 कम कर लिया, और जो बचा खुचा है वो इनको दे दिया। अब दूसरा सवाल आया, क्या आप फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये 2-2 कम हो चुका है, तो इसका औसत जो भी था वो x-2 हो चुका है। अगर पहले x था तो अब x-2 हो चुका है। अब कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता, यही फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप कहोगे इसका मतलब यही x-2 15 के बराबर है, यानी पहले ये वैल्यू 17 के बराबर रही होगी। तो बेसिकली ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। तो डेविएशन को आपको ऐसे नहीं समझना कि सब में डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। हमें देखना है केस क्या है हमारा। यहां हमने इसके पास जो एक्स्ट्रा था वो निकाल लिया, और वो इनको देना पड़ेगा, हम किसी और को नहीं दे सकते। तो उसके बाद आपकी ये वैल्यूज बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? आशा करता हूं आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी। लेट मी सी एनी अदर क्वेश्चन इज लेफ्ट, और आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इट फील्स। Okay, just a minute. Somebody has given me a question. Okay.
इस सवाल में आप कह रहे हो कि 650 कैसे आया। 650 बेटा ऐसा है, क्वेश्चन में बोला था कि ये जो एल्डर ब्रदर है उसने नई नौकरी पकड़ ली है, नया काम पकड़ लिया है, तो उसमें उसकी सैलरी इस सबसे छोटे वाले से 80 ज्यादा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 ज्यादा है, तो छोटे वाले का हम 570 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इससे अगर 80 ज्यादा है तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 650। इसलिए मैंने इसको 650 लिखा है, डेटा क्वेश्चन में दिया है। भैया अंकित जी करें रिकॉर्डेड वीडियो बेटा जैसे ये क्लास खत्म हो जाती है उसके थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग मिल जाती है, इसी लेसन पे क्लिक करोगे मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई और लिखा है, रुक जाइए उसको मैं ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, एक बच्चा एजाज उसका एक रिक्वेस्ट आपसे कि एक ही टाइप पर 8-10 सवाल करवा दिया करो, मैथ्स ज्यादा वीक है। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, पहली बात तो मैं टाइप वाइज सवाल कराता ही नहीं हूँ। ठीक है, जो टाइप वाइज लर्निंग है ना, एक वो प्रीवियस ईयर बुक में टाइप दिया, तो मैं टाइप वाइज नहीं पढ़ाता हूँ। आप देखोगे तो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट सवालों में बार बार यूज होता है। आप देखो डेविएशन से हमने सारे सवाल किए, एवरेज में एक कॉन्सेप्ट ही है डेविएशन, और कुछ ही नहीं है, और एक वो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कॉन्जुगेटिव नंबर्स वाला है वो बता दिया, तो 5-6 कॉन्सेप्ट्स हैं बस खाली, और उन 5-6 कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन है। तो अब टाइप वाइज में प्रॉब्लम क्या है, मैं हर एक टाइप का 10-10 सवाल अगर कराऊंगा तो ये कोर्स आपका एक साल में भी खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये समझिएगा, ये 2024 के लिए टारगेटेड बैच है। आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ, कि जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट को तो मैं पक्का करवा ही देता हूं। कितनी बार यूज करता हूं मैं डेविएशन को अलग अलग केसेस में। अब थोड़ा पीवाई क्यू आप कर लेना साथ में, हो जाएगा, परेशान ना हो। बट ये बैच हम 1 साल का बैच इसको हमने नहीं रखा है, 1-1.25 साल का बैच ये नहीं है। तो 8-10 सवाल एक टाइप के कराएंगे। और वो एक बात और बताता हूं मैं, टाइप वाइज जो लर्निंग होती है ना, वो मुझे इसलिए भी पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको मेथोडिकल बना देता है। बहुत ज्यादा आप टाइप में उलझ जाते हो, आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड हो ही नहीं पाती है। आप टाइप में उलझ जाते हो, अच्छा ये उस टाइप का सवाल है, ये उस टाइप का सवाल है, उस टाइप का सवाल है। तो एनीवे पीवाईक्यू में आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप यहाँ कॉन्सेप्ट सीखो और उसमें जाके अप्लाई करो। बट टाइप वाइज क्लास में पढ़ाने का मतलब होता है किताब बोल रही है, मैं बोलती हुई किताब हूं ही नहीं। आपको मेरी क्लास में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बट इससे फायदा बहुत होगा आपको, ये मेरा वादा है। ठीक, ये मेरा वादा है बेटा। ओके, आई थिंक आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अगर किसी का कुछ छूट गया तो यार माफ कर देना। एक 36 नंबर का सवाल एक बच्चा पूछ रहा है, यार जब भी सवाल पूछो तो बेटा स्क्रीनशॉट डाल दिया करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नंबर 36 खोजना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड खोल के 36 नंबर पे जाना। ठीक है, वैसे मैं कर लेता हूँ एक कष्ट, आप स्क्रीनशॉट डाल दिया करो यार, थोड़ा आसान रहेगा मेरे लिए। ये सवाल अभी तो समझाया ना मैंने, 36 नंबर समझा तो दिया इसको फिर से। ठीक, हो गया। ओके, आई थिंक इट्स डन। इफ एनीथिंग इज लेफ्ट यार प्लीज माफ कर देना। आई थिंक सब करा दिया मैंने, अगर थोड़ा सा रेपिटेशन वाले भी डाउट्स दिख रहे हैं मुझे बार बार, जो अभी करा दिया मैंने। अच्छा, ये सवाल कोई कर रहा है कि भाई ये भी एक्सप्लेन कर दिया ना बेटा पूरा ना फिर से। 50 कैसे आया? 50 कहाँ आया? 50 कहाँ आया? अच्छा ये बेटा 2h की वैल्यू 210 आ गई, h की वैल्यू 105 आई, 50 कहाँ से आया? किस चीज का 50? इसमें कहाँ 50 लिख रहे हो आप? मुझे 50 तो कहीं दिख नहीं रहा इसमें, यहाँ भी 50 कहीं नहीं दिखा मुझे। अच्छा ये 50 बोल रहे हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मैं हमेशा ही समझाता हूँ कि 25 औसत था, तो अगर ये h और l मिला के 25 दूना 50 ले जाते तो औसत नहीं बदलता, इसलिए 50 लिखा। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, औसत गिरा है 3 से, तो बाकी 35 लोगों ने अपना 3 और दे दिया, तो टोटल ये 155 लेके गए। तो ये 50 ये है कि अगर ये औसत के बराबर ही लेके गए होते, टोटल 50 होता, तो औसत नहीं बदलता। ओके, दैट्स हाउ इट इज। हाँ जी, ये लॉजिक था। ठीक है, चलिए फिर यार कल मिलते हैं वीक स्टूडेंट के लिए 2025 के लिए, क्योंकि आप ज्यादा क्वेश्चन करा पाएंगे यार वीक। और सुनो बेटा मेरी बात समझो, 2 तरीके हैं, आप 1.25 साल मैथ पढ़ लो, फिर अगला 1.25 साल रिवाइज करो। ठीक, या आप 5.5 महीने मेरे साथ तमीज से मेहनत कर लो और अगले 2-3 महीने में पूरा रिवाइज कर लो। शॉर्टर साइकिल में ही मैथ सीखो, 1 साल 1.25 साल किसी से पढ़ के मैथ मत सीखना। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ऑफलाइन में ठीक है, ऑफलाइन में 1.25 साल पढ़ लो, ऑनलाइन में तो बिल्कुल नहीं। जब आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप उस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकते हैं, तो बेहतर है कि कोर्स को 5 महीने में खत्म किया जाए, 5.5 महीने 6 महीने में खत्म किया जाए। ठीक है, तो 2025 के लिए अब कोई मैं ऐसा लंबा बैच नहीं निकालूंगा कि कोई 1 साल 1.25 साल। इस कोर्स में सब कुछ मिलेगा, और अगर आप 6 महीने में इस कोर्स को खत्म कर लोगे तो वो बेस्ट है आपके लिए। फिर आप रिवीजन करो बैठ, उसी को बार बार लगाओ, क्योंकि अल्टीमेटली वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो ये वीक स्टूडेंट और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कुछ नहीं होता है, बस अंतर इतना होता है कि मे बी आपको मेरा लेसन 2-3 बार देखना पड़ेगा शुरुआत में, तो आपको समझ में आएगा, वो अच्छी बात है, करो। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्यूरेशन हम साल भर कर दें, उससे भी आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा।
ओके, जब ज्यादा टाइम होता है तो आपको लगता है बहुत टाइम है मेरे पास, तो वो सब नहीं करना है। इस बैच में शुरुआत से लेकर अंत तक अच्छे से पढ़ो, सब अच्छा होगा। चलिए कल मुलाकात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। बाय बाय, गुड नाइट।